ठीक है। तो व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सबसे पहले तो बात आती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, वेदर द प्रोजेक्ट इज डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, लॉन्च ऑफ न्यू सर्विस और वेडिंग, इवन शादी तक एक प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो पहले इसको आर्ट समझा जाता था, बट बाद में टेलर साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है, कि जिस तरीके से एक आर्टिस्ट जो होता है वो उसमें जो क्वालिटी होती है वो लेकर पैदा होता है, बाद में उसका एनहांस किया जाता है, बट अच्छे मैनेजर्स बाद में बनाए जा सकते हैं पढ़ाई के द्वारा। ठीक है। किसी प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, टू कंप्लीट प्रोजेक्ट इन मिनिमम, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, तो कंप्लीट प्रोजेक्ट इन मिनिमम टाइम पीरियड। कई बार क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा खिंच जाता है तो प्रोजेक्ट बहुत कॉस्टली हो जाते हैं। ठीक है। यूज ऑफ अवेलेबल मैन पावर एंड लोकल रिसोर्सेज, मैन पावर और लोकल रिसोर्सेज को आप अच्छे से यूज कर पाओ, उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेज करना पड़ता है। कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट मिनिमम कॉस्ट एंड विदाउट डिले, टाइम से भी और पैसा भी कम हो। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 3 मेन होते हैं, प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग। पहले चीजों को प्लान किया जाता है, प्लान करने के बाद भी जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, उन्हें एलोकेट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं शेड्यूलिंग। और बाद में क्या करते हैं, उस पर नजर रखी जाती है कि वर्क की प्रोग्रेस क्या है, क्या सारे रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक जगह पर रिसोर्सेज ज्यादा लग गए और दूसरी जगह कम लग गए, तो रिसोर्सेज की स्मूथनिंग की जाएगी। ठीक है। उसको रिव्यू किया जाएगा, वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, कंट्रोलिंग में आ जाएगा, कंट्रोलिंग में। ठीक है ना। प्रोजेक्ट प्लानिंग, तो प्लानिंग के क्या है, सेटिंग टूल्स, डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट, टाइंग नीड्स इनटू टाइम्ड प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजिंग द टर्म। ठीक है। तो ये सब प्लानिंग का पार्ट होता है। सेटिंग गोल्स द टाइम एंड कॉस्ट अल्टीमेट्स, डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट, बजट्स के थ्रू डिफाइन करते हैं प्रोजेक्ट को, छोटा बजट है बड़ा बजट है, क्या है बजट के हिसाब से। ठीक है। कैश फ्लो चार्ट्स, मेटेरियलिटी डिटेल्स, इंजीनियरिंग डायग्राम्स, ये सब इसका पार्ट रहेगा। ठीक है। दूसरा था प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, असाइनिंग रिसोर्स, कौन सी एक्टिविटी को कितना रिसोर्स अलाउ करोगे, सीपीएम पर्ट के थ्रू इसको किया जाता है। रिलेटिंग एक्टिविटीज टू ईच अदर, ठीक है, रिलेटिंग एक्टिविटीज टू ईच अदर, तो ये हाँ याद रखना, ये माइलस्टोन चार्ट आगे लिखा है, लेकिन माइलस्टोन चार्ट में क्या होता है, केवल कुछ ही एक्टिविटीज को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ ही एक्टिविटीज को कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली एक बड़ी एक्टिविटी की कुछ छोटी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उनको कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सीपीएम पर। अपडेटिंग एंड रिवाइजिंग के लिए कैश फ्लो, शेड्यूल्स, गैंट चार्ट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे टूल्स इसके लिए रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग। प्रोजेक्ट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, तो मॉनिटरिंग रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को मॉनिटर करोगे, रिवाइजिंग एंड चेंजिंग प्लान्स, शिफ्टिंग रिसोर्सेज टू मीट टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी डिमांड, रिसोर्सेज को इधर उधर करना पड़ेगा। ठीक है। कंट्रोलिंग के लिए टूल्स क्या है, पर्ट चार्ट हो गया, रिपोर्ट्स ऑफ डिलेड एक्टिविटीज, सिलेक्ट एक्टिविटीज एंड क्वालिटी ऑफ वर्क कंप्लीटेड एक्सेट्रा। नाउ मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कौन कौन से मेथड्स है, तो सबसे सिंपल था बार चार्ट, देन माइलस्टोन, देन नेटवर्क एनालिसिस। बार चार्ट में एक साइड में टाइम होता था, दूसरी साइड में एक्टिविटी, जैसे ये एक एक्टिविटी है, ये दूसरी एक्टिविटी, ये तीसरी एक्टिविटी है, तो कब स्टार्ट होनी चाहिए थी और कब खत्म होगी, दूसरी कब स्टार्ट होगी और कब खत्म होगी, तीसरी कब स्टार्ट होगी और कब खत्म होगी, ये होता है। इसके साथ में आप चाहो तो इनके एक्चुअल प्रोग्रेस को भी प्लॉट कर सकते हो, एक्चुअल प्रोग्रेस को भी आप इसे प्लॉट कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या है कि कोई एक्टिविटी अगर बहुत ज़्यादा टाइम लेती है तो उसके लिए बहुत बड़ा पेपर हमें चाहिए होगा। ठीक है। और एक्टिविटीज़ में आपस में रिलेशन नहीं बताती है, प्रोजेक्ट की ओवरऑल प्रोग्रेस के बारे में कुछ मालूम नहीं चलता है कि प्रोजेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है। हालांकि हम इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ को की प्रोग्रेस को देखने के लिए हम लोग इनके साइड में इनकी एक्चुअल प्रोग्रेस को भी साथ साथ प्लॉट कर सकते हैं। देन होता है माइलस्टोन चार्ट। माइलस्टोन चार्ट में क्या होता है, ये बिल्कुल बार चार्ट की तरह ही होता है, इसी का दूसरा नाम गैंट चार्ट भी होता है, क्योंकि हेनरी गैंट ने इसे बनाया था, तो माइलस्टोन इसी के ऊपर थोड़ा सा एडवांसमेंट है, दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो माइलस्टोन में क्या होता है कि एक कोई भी बड़ी एक्टिविटी जो होती है वो छोटी छोटी एक्टिविटीज से मिलकर बनी होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको 3 मीटर ऊंची दीवार बनानी है, तो अभी आपने पढ़ा था कि 1.5 मीटर से ऊंची दीवार आप एक दिन में नहीं बना सकते। ठीक है। तो आप इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दोगे, फर्स्ट लोअर 1.5 मीटर, अपर 1.5 मीटर। ठीक है। तो अगर लोअर 1.5 मीटर बन गया, इसका मतलब आधी एक्टिविटी आपकी क्या हो गई, अचीव हो गई। ठीक है। देन नेटवर्क एनालिसिस, इसके लिए आप
CPM और PERT यूज़ करते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक्टिविटी को या तो आप एरो पर दिखाओगे या फिर एक्टिविटी को आप नोड पर दिखाओगे, ठीक है। जैसे ये एक इवेंट है और ये दूसरा इवेंट है, तो दो इवेंट के बीच के में कोई एक्टिविटी होती है, जैसे दीवार बनना स्टार्ट हुई, दीवार बन गई, बीच में दीवार बन रही होती है। तो दीवार बनने का स्टार्टिंग, दीवार बनने का एंड, ये दोनों इवेंट हैं और बीच में क्या है, एक्टिविटी है, वो प्रोसेस है, ठीक है। तो ये नाउ बार चार्ट्स ऑल्सो नोन एज गैंट चार्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी गैंट इन 1900 AD पूछ लेता है, ठीक है। एडवांटेज सिंपल टू ड्रॉ, नो स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड, प्रोग्रेस एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, रिसोर्स रिक्वायरमेंट कैन बी डेपिक्टेड। अगेन याद रखना, आप कहोगे सर आपने तो कहा था प्रोग्रेस को बताता नहीं, कोई एक्टिविटी कितनी परसेंट कवर हो गई उसके साइड में लिखा जा सकता है, एक लाइन खींच के बताया जा सकता है। तो इंडिविजुअल एक्टिविटी के बारे में, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, वो अच्छा समझ में आता है, ठीक है, वो बढ़िया। लिमिटेशंस, लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल, रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस मुश्किल होता है, एक्टिविटी इंटर्न रिलेशनशिप नहीं मालूम चलती है कि दो एक्टिविटी साथ साथ चल रही हैं, क्या इसके खत्म होने पर ही दूसरी स्टार्ट होगी, ये सब नहीं मालूम चलता है। अनसर्टेनिटी इन टाइम डिटर्मिनेशन, ये भी नहीं मालूम चलता है। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का पता नहीं चलता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ क्रिटिकल हैं, ठीक है। क्रिटिकल आप समझते हो कि जब तक ये एक्टिविटीज़ पूरी नहीं होंगी प्रोजेक्ट आपका आगे नहीं बढ़ सकता। ऑप्टिमम कॉस्ट, इससे आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऑप्टिमम कॉस्ट क्या होता है, कम से कम कॉस्ट जिस पर आपका प्रोजेक्ट जो है वो सही क्वालिटी से बढ़ जाए। अगला माइलस्टोन चार्ट, माइलस्टोन कैन बी कंसिडर्ड टू बी स्पेसिफिक इवेंट अलोंग द मेन एक्टिविटी। तो मेन एक्टिविटी, जैसे आप अपने घर से जाओगे एग्जाम देने, तो घर से आपने एग्जाम देने जाना है, ये आपकी एक एक्टिविटी है। इसमें बीच में कई सारे इवेंट आएंगे, आप घर से निकल गए, आप ऑटो में बैठ गए, आप स्टेशन पहुंच गए, फिर वहां से ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन से आपका जहां भी सेंटर है आप वहां उतर गए, फिर आप अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंच गए। तो इस एक एक्टिविटी के बीच में बहुत सारे आपके क्या है, माइलस्टोन आए, ठीक है, ओके। बाय माइलस्टोन चार्ट, ये सवाल था कल हमने किया था माइलस्टोन का ना। बाय माइलस्टोन चार्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पेसिफिक माइलस्टोन्स ऑन एन एक्टिविटी इज रिवील्ड, whereas interdependency among milestones between different activities is not indicated। यानी कि ये एक एक्टिविटी के तो माइलस्टोन बता सकता है, ठीक है, बट दूसरी एक्टिविटी के माइलस्टोन के साथ इसका क्या रिलेशन है वो आपको यहां पर मालूम नहीं चलेगा। अगला सवाल क्या रहा, अगला पॉइंट नोट, बार चार्ट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड whereas माइलस्टोन चार्ट इज इवेंट ओरिएंटेड। बार चार्ट में एक एक्टिविटी दिखाई होती है, जबकि माइलस्टोन में मेन क्या होता है, इवेंट्स को आपने दिखा रखा होता है। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि दोनों एक्टिविटी ओरिएंटेड है, दोनों इवेंट ओरिएंटेड है, एक इवेंट ओरिएंटेड दूसरा एक्टिविटी ओरिएंटेड, इस तरह से। नेक्स्ट आपका नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है। इट इज अ ग्राफिकल एंड लॉजिकल मॉडल और प्लान विच लिस्ट आउट द सीक्वेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज with interdependencies which are required for completion। तो नेटवर्क में एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगे, जैसे कल मैंने एक बड़ा सिंपल सा एक नेटवर्क बनाया था, है ना, तो उसमें सीक्वेंस मतलब है ना, आप भी बना सकते हैं किसी भी उसके लिए, ठीक है। जैसे हमने सिंपल से ये लिखा था कि भैया यहाँ पर ये दूल्हा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर दूल्हा दुल्हन जो है दोनों मान लीजिए किसी एक टाइम पर, टाइम है ना, दोनों एक टाइम पर स्टार्ट करते हैं। ये भाई साहब बारात लेके निकले, इधर मैडम पहले पार्लर के लिए निकली, फिर यहाँ पर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी ये हैं, ठीक है। आपके पास क्रिटिकल पाथ भी मालूम चल गया था, और ये दोनों, अब ये सेकेंड एक्टिविटी तब तक नहीं हो सकती जब तक फर्स्ट ना कंप्लीट हो जाए। तो सेकेंड वाली फर्स्ट पर डिपेंड भी कर रही है। जब मैडम पार्लर पर पहुँचेंगी, पहले पार्लर पर पहुंच तो जाएं, तैयार होकर तभी तो यहाँ पहुंचेंगी, है ना। तो फर्स्ट स्टेप ही कंप्लीट नहीं हुआ तो सेकंड कैसे होगा। तो इंटरडिपेंडेंसीज भी आ गई, ठीक है। तो ये सब इस तरह से तो एक नेटवर्क है। नाउ तो नोट, एक्टिविटी ऑन नोड इज वाइडली यूज्ड फॉर रिपीटेटिव टास्क वेयरएज एक्टिविटी ऑन एरो आर कंसिडर्ड बेटर फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स वेयर देयर इज नॉट अ हाई डिग्री ऑफ रिपीटेटिव वर्क। लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो हम लोग एक्टिविटी ऑन एरो ही पढ़ेंगे, एक्टिविटी ऑन एरो ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ नेटवर्क इज अ फ्लो डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड इवेंट्स कनेक्टेड लॉजिकली एंड सीक्वेंसली।
ठीक है। तो इनका क्या होता है, एक लॉजिक होना होता है, ठीक है, और एक सीक्वेंस में हम लोग एक्टिविटीज को रखते हैं। नाउ व्हाट इज एक्टिविटी? अ प्रोजेक्ट कैन बी ब्रोकन इनटू वेरियस जॉब्स इन द फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ईच ऑपरेशन कंज्यूमिंग टाइम और रिसोर्सेज। ठीक है, तो एक्टिविटी क्या है यार, कोई भी वर्क है, ठीक है, कुछ प्रोग्रेस हो रही है, उसे कुछ में कुछ टाइम लगेगा, कुछ पैसा लगेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिविटी बोलेंगे। घर बन रहा है, दीवार बन रही है, फाउंडेशन के लिए ट्रेंच खुद रही है, फाउंडेशन बन रही है, स्लैब कास्टिंग हो रही है, ठीक है, तो जो कुछ भी रनिंग में चल रहा है वो एक्टिविटी है। स्लैब कास्ट हो गई, स्लैब कास्ट होना स्टार्ट हो गया, दीवार बन गई, ठीक है, फर्श कंप्लीट हो गया, ये इवेंट है, ये इवेंट है। इवेंट क्या है, एक इंस्टेंट है, ठीक है। और इसलिए याद रखिएगा, एक लाइन बहुत अच्छी मैंने कहीं पढ़ी थी, ये नहीं याद आ रहा कहाँ पढ़ी थी, याद रखिएगा, बहुत से लोग रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, जबकि रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि रिजल्ट जस्ट एक इवेंट है, रिजल्ट जस्ट एक इवेंट है जो किसकी वजह से आता है, प्रोसेस की वजह से आता है, प्रोसेस एक्टिविटी है। तो ऑब्वियसली बात है, एक्टिविटी इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो भी आपने रिसोर्स लगाना है, जो भी आपने टाइम मनी लगाना है, वो एक्टिविटी पे लगाना है। अगर एक्टिविटीज ठीक से हो गई तो फिर इस इवेंट को कोई रोक नहीं सकता। अगर एक्टिविटीज ठीक से हो गई तो फिर इवेंट को कोई रोक नहीं सकता। और एक्टिविटी नहीं हो रही, प्रोसेस ही नहीं हो रहा, तो इवेंट नहीं आएगा। और इवेंट क्या है, रिजल्ट। बहुत से लोग रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं और उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए जो एक्टिविटीज हैं उनको इग्नोर मार देते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो एक्टिविटी आपको समझ में आ गया, इवेंट भी आपको समझ में आ गया। इट इज एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये केवल एक इंस्टेंट ऑफ टाइम है, एट विच सम स्पेसिफिक माइलस्टोन हैज बीन अचीव्ड। एन इवेंट डज नॉट कंज्यूम एनी टाइम और रिसोर्स। तो एक तो इवेंट कोई टाइम या रिसोर्स नहीं लगता है, और दूसरा आपका डमी एक्टिविटी में। हालांकि हम लोग बोलते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ना, तो वो इवेंट अलग चीज होती है, यहां पर जो इवेंट है वो एक अलग चीज है। चलिए ठीक है, अब देखिए इवेंट होते हैं टेल इवेंट। तो 1 जो है वो टेल इवेंट है, 2 जो है वो थर्ड के लिए टेल इवेंट है, हेड इवेंट। तो 2 और 3 1 के लिए क्या है, हेड इवेंट है। डबल रोल इवेंट, डबल रोल अब नहीं आती ना डबल रोल की फिल्म मूवीज, पहले तो भाई साहब हर मूवीज में जिसमें देखो वो डबल रोल होता है। चलो क्या, तो ये क्या है, इसका क्या है, डबल रोल है, इसको ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, 2-2 रोल बेचारी अदा कर रही है। तो यहाँ पर ये हेड इवेंट का रोल अदा कर रही है और अगले वाले के लिए टेल इवेंट का, टेल का। सन्नी कुमार सोनी लिख रहे हैं, ना जाने किस तरह का इश्क किए जा रहे हैं हम, जिनके हो नहीं सकते उन्हीं के हुए जा रहे हैं। ये कहाँ का है, ये किसी मूवी का डायलॉग है क्या? बहुत टाइम हो गया मूवी नहीं देखी यार। चलो नेक्स्ट होता है डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी क्या होती है, एक ऐसी एक्टिविटी जो टाइम और रिसोर्सेस कंज्यूम नहीं करती है। जुड़वा 2 तो पुरानी का रीमेक है यार, उसका खत्म करो। ठीक है, नीदर कंज्यूम्स एनी टाइम और रिसोर्सेज, वो डमी एक्टिविटी होती है। ये केवल नेटवर्क की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को दूर करने के लिए होती है। ठीक है, अलग से लगाई जाती है। वर्चुअल, एक हाइपोथेटिकल, आपका एक हाइपोथेटिकल या वर्चुअल जो है वो ये एक्टिविटी है। रूल्स फॉर प्रोवाइडिंग डमीज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देन एरर्स इन नेटवर्क डायग्राम। क्या क्या एरर हो सकती हैं? तो पहला है साइकिलिंग और लूपिंग, जहां से चले थे वहीं को आगे, जहां से चले थे वहीं को आगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेंगलिंग एरर, डेंगलिंग एरर क्या है कि एक से ज्यादा एंड पॉइंट हो जाए, ठीक है, या मालूम नहीं चल रहे थे उलझ गए। वैगन व्हील एरर, ये वैगन व्हील बन गया। ठीक है, चलिए कोई नहीं पूछता। नाउ नेक्स्ट है आपका पर्ट, सीपीएम पर्ट पर हम लोग अब सीधे सीधे वापस आते हैं। हाँ, ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए, ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, ये पीडीएफ भी दे देंगे। हालांकि ये पीडीएफ देना अलाउ नहीं है, ये पीडीएफ देना अलाउ नहीं है, बट मैं दे के इसको ना फिर मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, आपको आज ये वाली पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में, आप लोग डाउनलोड कर लेना, और उसके बाद में फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, इसको क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे पर्ट, PERT पर्ट। तो पर्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक पर्ट। इट वाज डेवलप्ड बाय US नेवी इन लेट 1950s, यानी कि बहुत
पुराना नहीं है, नया ही है, ठीक है। 1950s टू एक्सिलरेट द डेवलपमेंट ऑफ पोलरिस फ्लीट बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है, इसके लिए। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, कोई मिसाइल प्रोग्राम डेवलप करना हमेशा फिक्स नहीं होता है, उसमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, तो उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रहती है। रिसर्च में यही होता है, पता चला रिजल्ट मिला तो 2 दिन में लग गया, नहीं तो 20 साल भी लग सकता है। कितनों की तो ज़िंदगी लग जाती है रिसर्च करते करते, बट कभी पूरी हो ही नहीं पाती। तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है। और देखो P से प्रोबेबिलिटी, P से पार्ट, P से प्रोबेबिलिटी, P से पार्ट, ये भी अजीब इत्तेफाक है। और C से सर्टेनिटी, C से CPM, C से सर्टेनिटी, C से CPM। तो CPM में सर्टेनिटी है, पर्ट में प्रोबेबिलिटी है, और जहां प्रोबेबिलिटी आ गई वहां अनसर्टेनिटी आ गई, सिंपल सी बात है। नाउ द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिपेंड्स ऑन टाइम टेकन बाय ईच एक्टिविटी एंड एस्टिमेशन ऑफ दीज टाइम एस्टिमेट्स कैन बी डन इन 2 वेज। पहला होता है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच और दूसरा होता है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच में हम लोग एक सिंगल टाइम एस्टिमेट लगाते हैं कि इतने टाइम में ये हो जाएगा, जो कि हम लोग CPM में फॉलो करते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक में 3 टाइम होते हैं, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, मतलब सब कुछ बढ़िया रहा तो कम से कम कितने टाइम में प्रोजेक्ट हो जाएगा। एक होता है पेसिमिस्टिक, चलो बुरा से बुरा मानकर देख लें, कभी तो सनी की 7.5 खत्म होगी, ठीक है, तो कब पूरा होगा। और एक होता है मोस्ट लाइकली, एक होता है मोस्ट लाइकली, है ना, कि हाँ मोस्ट लाइकली टाइम। नाउ नोट, PERT follows the probabilistic approach and absorbs uncertainties into the time estimates for activity and project duration। 3 टाइम एस्टिमेट्स कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम T0, बेटर देन नॉर्मल कंडीशंस आर एज्यूम टू बी प्रिवेल, ठीक है, तो बेटर से अच्छी कंडीशन, नॉर्मल से अच्छी कंडीशंस होती हैं। फिर होता है पेसिमिस्टिक टाइम TP, एवरीथिंग गोज रॉन्ग एंड एबनॉर्मल कंडीशंस प्रिवेल। थर्ड होता है मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट TM। तो जिन जिनको कभी कभी जो बच्चे घबरा जाते हैं, डर लग जाता है, उनको इसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल पैसिमिस्टिक होकर सोचो यार, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में आएगा तो क्या आ जाएगा, ठीक है, और उसके ऊपर तुम जो करोगे वो बोनस ही बोनस है, ठीक है। चलो ये अब फिर होता है आपका मीन टाइम। मीन टाइम क्या होगा? जितने भी आपके पास टाइम एस्टिमेट्स हैं उनका आपका आप समेशन करके n से डिवाइड कर दोगे तो मीन टाइम मिल जाएगा। देन डेविएशन, डेल्टा होता है x माइनस एक्स बार, डेल्टा इज इक्वल टू डेविएशन ऑफ एनी वैल्यू x। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर क्या होता है? ये आपको मालूम है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर सिग्मा डेल्टा स्क्वायर अपॉन n, सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएशन का, वेरिएंस का अंडर रूट हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, नाउ वेरिएंस इज द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, वेरिएंस इज द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, ग्रेटर द वेरिएंस ग्रेटर विल बी अनसर्टेनिटी। जितना ज्यादा वेरिएंस होगा उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी। अब यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में क्या होता है, इधर वाई एक्सिस पर प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम होता है। और याद रखिएगा कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है उन सब का समेशन 1 होता है, उन सब का समेशन क्या होता है? 1 होता है। तो इस डायग्राम का जो एरिया होता है वो प्रोबेबिलिटी बताता है। तो अगर मैं इसको T0 से T तक अगर इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे टोटल इंटीग्रेशन -∞ से +∞ तक इंटीग्रेट कर दूं तो जो वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी। वो क्या मिलेगी? वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। नाउ प्रोबेबिलिटी एट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू द शेडेड एरिया ओनली एज द टोटल एरिया इज इक्वल टू यूनिट, ठीक है। तो इसका जो एरिया होता है वो डायरेक्टली क्या देता है? हमें प्रोबेबिलिटी देता है, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ का जो एरिया होता है वो किसी गिवन टाइम t पर प्रोजेक्ट के खत्म होने की प्रोबेबिलिटी बताता है, ठीक है। अगला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। तो 2 तरह के कर्व होते हैं, सिमेट्रिकल कर्व एंड अनसिमेट्रिकल कर्व। जो सिमेट्रिकल कर्व होते हैं उसको नॉर्मल, गॉसियन या बेल शेप, घंटी शेप कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोल दो, चाहे गॉसियन बोल दो, चाहे घंटी की शेप है ये, ठीक है, घंटी बजा दो, ठीक है। तो बेल शेप भी इसको आप बोल सकते हो। ये आपके पास क्या हो गया? मीन वैल्यू हो गई, ये एवरेज वैल्यू हो गई। तो एवरेज वैल्यू से 50% चांसेस होंगे कि एवरेज वैल्यू से कम टाइम में होने के, 50% होंगे एवरेज वैल्यू से ज़्यादा में कवर होने के, ज़्यादा में, ठीक है, ज़्यादा में। तो x बार प्लस माइनस सिग्मा, x बार प्लस माइनस सिग्मा इज इक्वल टू होता है 68% ऑफ एरिया, 68% ऑफ एरिया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो एरिया है
ये 68%, यानी कि जो आपका मीन टाइम है उसके स्टैंडर्ड डेविएशन, विद इन द स्टैंडर्ड डेविएशन कवर होने के चांस 68% होते हैं। फिर अगर हम यहां तक का एरिया कंसीडर कर लें तो ये आपके पास होता है 95%, यानी कि 95% चांसेस होते हैं एक्स बार के +2 सिग्मा या -2 सिग्मा की रेंज में, जहां सिग्मा क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, और 3 सिग्मा की रेंज में वर्क कंप्लीट होने के चांसेस होते हैं 99.7%। 99.7%। दूसरा होता है आपका बीटा कर्व, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, स्क्यूड होते हैं। जैसे ये वाला राइट स्क्यूड है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो यहां पर क्या है, जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू जो है या मोस्ट लाइकली टाइम जो है वो टीपी के साइड में, मीन लाइकली टाइम। और अगर तो डायग्राम गलत बनाया हुआ है, डायग्राम गलत बनाया हुआ है। थोड़ा डायग्राम से ना हल्का सा क्लियर नहीं हो रहा, इस तरीके से होना चाहिए था, इस तरीके से। तो मान लीजिए ये वाला टाइम टीपी है और ये वाला टाइम जो है आपका, ये आपके पास क्या है टी नॉट। तो हम लोग जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जो पीक है वो आपका क्या हो गया, लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। पीक जो हो गया वो किस में शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। ठीक है भैया, और एक सेकेंड आप बस वेट कीजिएगा, एक सेकेंड आप वेट कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कुछ और आपको बताया जाए। तो आपका जो मोस्ट लाइकली टाइम होता है, जो मोस्ट लाइकली टाइम होता है वो अगर लेफ्ट को स्क्यूड है, ऑडिबल है, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है वो गलत, ये डायग्राम गलत बना हुआ है। जो मोस्ट लाइकली टाइम है वो आपका क्या है, लेफ्ट साइड को स्क्यूड होगा। दिस इज मोस्ट लाइकली टाइम, ठीक है। इसी तरीके से अगर राइट को स्क्यूड होगा, अगर राइट को स्क्यूड होगा तो डायग्राम ऐसा बनेगा। तो ये आपके पास टी नॉट हो जाएगा, ये टी पी हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, टी एम हो जाएगा, मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है, मोस्ट लाइकली। अब आप ये देखिएगा ध्यान से कि ये जो एरिया है मोस्ट लाइकली से टी नॉट के बीच का, ये एरिया कम है और ये वाला एरिया क्या है, ज़्यादा है। इसी तरीके से ये वाला एरिया कम है और ये वाला एरिया ज़्यादा है, ये वाला एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक टर्म और थी आपका एक्सपेक्टेड टाइम। तो एक टाइम और होता है जो होता है एक्सपेक्टेड टाइम, और वो एक्सपेक्टेड टाइम क्या करता है, इस पूरे ग्राफ को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। पूरे ग्राफ को क्या करता है, 2 बराबर पार्ट में 50-50 में डिवाइड करता है। तो टी नॉट, टी एम एम, टी पी, ये तो 3 हो गए। एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है, एक ऐसा टाइम 50% चांस होते हैं कि इससे कम में हो जाएगा, 50% चांस होते हैं कि इससे ज़्यादा में होगा। तो ये वाला टाइम जो होता है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है, जहाँ पर क्या होता है 50-50 होता है, जहाँ पर क्या होता है 50-50 होता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें तो क्या है, जो एवरेज टाइम है वही एक्सपेक्टेड टाइम है, क्योंकि 50% इससे कम, 50% इससे ज़्यादा। लेकिन हमारे जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा, कोई भी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आप किसी भी एक साइड का बना लो। मान लो हम राइट को राइट साइड में स्क्यूड मान लेते हैं, तो दिस इज पेसिमिस्टिक टाइम, दिस इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एंड दिस इज मोस्ट लाइकली टाइम। तो आपका जो एवरेज टाइम होगा वो एक्सपेक्टेड टाइम ये होगा, एक्सपेक्टेड टाइम ये होगा। ठीक है, तो राइटली स्क्यूड होगा तो एक्सपेक्टेड टाइम मोस्ट लाइकली टाइम से कम होगा, और अगर लेफ्ट में स्क्यूड होगा तो एक्सपेक्टेड टाइम मोस्ट लाइकली टाइम से क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। बट इसमें हमें बस इतना ही पढ़ना होता है, अदरवाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी क्या होता है, फॉलो होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी क्या होता है, फॉलो होता है। ठीक है बच्चा, अब ये एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट कैसे होता है। तो एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, तो द एवरेज ऑफ मीन टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड टाइम। एवरेज जितना टाइम लेता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम बोलते हैं। ठीक है, हाँ। नाउ इट इज कैलकुलेटेड बाय वेटेड एवरेज मेथड। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर वेटेड एवरेज मेथड से कैलकुलेट करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक टाइम को वेट 1 दिया जाता है,
पेसिमिस्टिक को भी वेट 1 दिया जाता है और जो मोस्ट लाइकली टाइम होता है उसको वेट 4 दिया जाता है। तो टी नॉट प्लस 4Tm प्लस TP अपॉन 6 प्लस TP अपॉन 6, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, इसको आपने याद रखना है। इनफैक्ट हम इस पर न्यूमेरिकल कर चुके हैं, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट नोट, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम इन अ नेटवर्क इफ नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर इन सीरीज एज इन क्रिटिकल पाथ, द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर द पाथ अलोंग द एक्टिविटीज इज द सम ऑफ द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर कई सारी एक्टिविटी एक दूसरे के सीरीज में है तो यहां से लेकर यहां तक का जो एक्सपेक्टेड टाइम होगा वो क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। और कोई बड़ी बात नहीं थी, कॉमन सेंस की बात है। आप अगर अपने घर से कहीं एग्जाम देने दूसरे शहर जा रहे हो तो टोटल टाइम कितना लगेगा, आप घर से निकले, पैदल चले, आप मान लीजिए ऑटो में बैठे, वहां तक का टाइम, ऑटो से आप रेलवे स्टेशन गए, वहां तक का टाइम, फिर आपको ट्रेन में जो टाइम लगा वो टाइम। तो हर एक्टिविटी का आप टाइम ऐड करोगे तभी तो आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम मिलेगा। तो कॉमन सेंस वाली बात थी, बट फिर भी ये कोई सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंगली मान लेते हैं। नेक्स्ट आपके होते हैं इवेंट टाइम। नेक्स्ट क्या होते हैं आपके, इवेंट टाइम, ठीक है, इवेंट टाइम। तो सबसे पहला आपका इसमें होता है अर्लीएस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट अकरेंस टाइम। जो फुल फॉर्म है वो तो आपकी क्या है, बहुत बड़ी है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट अकरेंस टाइम, लेकिन हम इसको अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम भी बोलते हैं या अर्लीस्ट टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो मिनिमम टाइम इन विच एन इवेंट कैन अकर, इट इज डिटरमाइंड बाई फॉरवर्ड पास मेथड। दो मेथड यूज करेंगे, एक फॉरवर्ड पास, एक बैकवर्ड पास, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई इवेंट है I और ये कोई इवेंट है J, जैसे आपने स्कूल में एडमिशन लिया और आप वहां से पास होकर निकल गए, तो स्कूल में एडमिशन लेना एक इवेंट था, स्कूल से बाहर निकलना दूसरा इवेंट था, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इस पूरे प्रोसेस में कुछ टाइम लगेगा। अब इस प्रोसेस में क्या लगेगा, कुछ टाइम। अब देखिएगा जो ये वाला इवेंट है, या आप ऐसा समझ लो कि मान लो आपको 9 बजे ट्रेन पकड़नी है, आपको सुबह 9 बजे क्या है, कोई ट्रेन पकड़नी है कहीं के लिए, और आप 7 बजे उठते हैं, आप 7 बजे सोकर उठते हैं और 8 बजे तक आप तैयार हो जाते हैं। 8 बजे तक आप तैयार हो जाते हैं और आपको अपने घर से स्टेशन तक जाने में 30 मिनट लगता है। आपको अपने घर से स्टेशन तक जाने में 30 मिनट लगता है। तो भाई आप पहले उठे, 7 बजे आप उठ गए, ये एक इवेंट हो गया। फिर आप रेडी हो गए, 8 बजे तक ये दूसरा इवेंट हो गया। फिर आपको ट्रेन पकड़नी है, स्टेशन जाना। अब इसमें आपको 30 मिनट लगता है, और मान लीजिए रेडी होने में आपको 40 मिनट लगते हैं, 40 मिनट, या चलो 1 आवर ही मान लेते हैं, 1 आवर ही मान लेते हैं। 1 आवर आपको तैयार होने में लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 8 बजे तक रेडी हो गए, अगर ये वाला इवेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, तो भैया जब आप 7 बजे सो के उठे और 1 घंटा आपको तैयार होने में लगता है, तो आप 8 बजे से पहले तो तैयार हो नहीं सकते, 8 से लेट तो हो सकता है। तो हमने मान लिया कि 8 बजे आप तैयार हो गए, तो ये जो TEI था, ठीक है, ये आपका हो गया 1 आवर, यहाँ से यहाँ तक का। अब आपको 30 मिनट जो है वो और लगता है, 30 मिनट और लगता है। तो आप यहाँ पर स्टेशन पर कितनी जल्दी पहुँच सकते हो, तो स्टेशन पर आप 8:30 तक पहुँच, हालांकि ट्रेन आपको 9 AM पर पकड़नी है, लेकिन आप स्टेशन क्या है 8:30 पर पहुँच सकते हैं। तो एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। तो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम जो होगा आपका स्टेशन पहुँचने का, वो क्या होगा 8:30 का। लेकिन आपको पता है कि यार आधा घंटा लगता है और 9 बजे मुझे ट्रेन पकड़ने, तो आप उसमें 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो कोई इवेंट जितना कम समय पर हो सकता है,
वही उसका क्या है, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम है। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है जो टेल इवेंट है, टेल इवेंट का टाइम और प्लस इस एक्टिविटी का टाइम। टेल इवेंट जिस समय पर हुई, टेल इवेंट में जितना टाइम लगा उतने टाइम में आप उस एक्टिविटी का टाइम ऐड करोगे। फॉर एग्जांपल ये जो टेल इवेंट थी, स्टार्टिंग पॉइंट से टेल इवेंट तक आने में अगर 1 आवर लग गया, 1 आवर लग गया और 30 मिनट इस एक्टिविटी को भी लगना है, तो TEJ जो होगा वो आपके क्या रहेगा, दिस 1 आवर प्लस दैट 30 मिनट यानी कि 1.5 आवर। तो फॉर्मूला बन गया TEJ बराबर TEI प्लस TEIJ। ठीक है, तो ith वाले के टाइम में IJ एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड टाइम जोड़ देंगे तो J के अकरेंस का आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमें J एक्टिविटी तक जाने से पहले ये 3 अलग अलग एक्टिविटी हैं। ठीक है, 3 अलग अलग एक्टिविटीज हैं, उसके बाद हम लोग यहां पर पहुंचते हैं। तो TEJ का टाइम आप यहां से भी कैलकुलेट करोगे, यहां से भी करोगे और यहां से भी करोगे, जब तक ये तीनों एक्टिविटीज ना हो जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल घर बन रहा है, घर बनना है, तो घर बनने में भैया बीम भी लगेंगी, कॉलम भी लगेगा, फ्लोर भी बनेगा, जब तक वो सारी एक्टिविटीज ना हो जाए तब तक घर बन के तैयार नहीं हो सकता। ठीक है, या एक रिले रेस होती है, एक रिले रेस होती है, आपको मालूम है रिले रेस। तो रिले रेस में क्या होता है, एक टीम होती है, ये एक मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है, ये तीसरा मेंबर है। इन तीनों को दौड़कर यहां तक पहुंचना है, और जब तक ये तीनों मेंबर यहां तक नहीं पहुंच सकते आप रेस नहीं जीत सकते। जब तक ये तीनों मेंबर यहां तक नहीं पहुंचते आप रेस नहीं जीत सकते। ठीक है, तो रेस जीतना एक इवेंट है कि आपने रेस जीत ली, आपने रेस कंप्लीट कर ली, तो उसमें टोटल टाइम जो लगेगा वो किसके हिसाब से लगेगा, जो स्लोएस्ट बंदा होगा उसके हिसाब से लगेगा। तो सेम चीज यहां पर होती है कि अगर हम लोग अलग अलग पाथ से जा रहे हैं तो जो सबसे मैक्सिमम वाला जो टाइम होगा वो आप यहां पर कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, जो सबसे मैक्सिमम वाला टाइम होगा वो कंसीडर करेंगे। दूसरा, वो जो शादी वाला एग्जांपल जो मैंने दिया था आप उससे भी समझ सकते हो कि भले से दूल्हे साहब जो थे, भले से दूल्हे साहब जो थे वो 7 बजे निकल गए, वो 7 बजे बारात लेकर निकल गए और वो 9 बजे यहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहां से यहां तक ये बोला था 30 मिनट और ये बोला था 230 मिनट। तो इसका जो ये IJ और ये मान लो K, तो इसके अकरेंस का जो मिनिमम टाइम होगा, इसके अकरेंस का जो मिनिमम टाइम होगा वो इन दोनों का मैक्सिमम लिया जाएगा। तो ये 3 घंटे से पहले ये इवेंट नहीं हो सकता, चाहे ये वाली एक्टिविटी हो भी जाएगी, चाहे ये वाली एक्टिविटी हो भी जाएगी, तब भी ये एक्टिविटी तब तक नहीं हो सकती जब तक ये दोनों एक्टिविटीज़ ना हो जाएं जिनको होने में 3 घंटे का समय लगता है। तो इसमें और इनमें जो मैक्सिमम वाला होगा उस टाइम को लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो TLJ इज मिनिमम ऑफ TL, हाँ ये यहाँ पर TEJ बराबर मैक्सिमम ऑफ TEI1 प्लस TEI1J, TEI2 प्लस TEI2J प्लस TEI3 प्लस TEI3J। ठीक है, तो इसके टाइम में, इसके टाइम में, इसके टाइम में ये वाला टाइम ऐड करके यहाँ पर जो टाइम मिलेगा वो जो सबसे मैक्सिमम वाला वो वाला लेंगे। ठीक है, बाद में अभी एक न्यूमेरिकल, सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल करवा दूंगा, उससे भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है भैया लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम। लेटेस्ट अलाउएबल, किसी इवेंट को होने में आप कितना लेट, उसका कितना लेट होना अलाउ कर सकते हो। ठीक है, कितना लेट होना आप उसको अलाउ कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपके पास ये था अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट अकरेंस टाइम, ये हेड इवेंट के लिए होता था, किसके लिए, हेड के लिए। और लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम जो होता है वो आपके पास होता है किसके लिए, टेल इवेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया कि आप 7 बजे सोकर उठे, आपको 1 घंटा तैयार होने में लगता है 8 AM पर, और 9 बजे आपने ट्रेन पकड़नी है। ट्रेन पकड़ने मतलब आप स्टेशन पर 9 बजे तक पहुंच जाओगे तो आप ट्रेन पकड़ लोगे। ठीक है, और आपको यहां से यहां तक 30 मिनट लगता है। तो आप कितना लेट इसको अलाउ कर सकते हो, कितना लेट अलाउ कर सकते हो कि चल भाई नहीं तो हम इसको 8:30 तक अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, 8 बजे हालांकि वो रेडी हो सकता है, 7 बजे उठ के घर से निकल सकता है, बट फिर भी हम इसको 8:30 तक अलाउ कर सकते हैं कि भाई तुम 8:30 पे निकलो, तब भी 30 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, आप स्टेशन पहुंच सकते हैं। और इसमें सारे फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो कंसीडर कर लिए। तो कितना लेट तक हमने अलाउ किया, तो वो कैसे मालूम चला,
तो हमें ये मालूम था कि भैया 9 बजे हमें यहाँ पर पहुँचना है और घर से यहाँ तक आने में आधा घंटा लगना है। तो 9 बजे से आधा घंटा पहले का आप टाइम ले लो, तब तक भी आप निकलोगे तो चलेगा। तो आप 8:30 तक, ठीक है, 8:30 तक आप उसको अलाउ कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप अलाउ नहीं कर सकते, नहीं तो फिर गाड़ी छूट जाएगी, गाड़ी छूट जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो TL_I बराबर रहेगा मिनिमम ऑफ TLJ1 माइनस, और ठीक है, अब मान लो यहाँ पर, अब देखो, अब यहाँ तक आने में आप इसको बोलेंगे बैकवर्ड पासिंग। इसको किसके थ्रू करोगे आप? बैकवर्ड पास के थ्रू करोगे, बैकवर्ड पास के। तो भाई 9 बजे पहुँचना है, आधा घंटा लगता है, तो आप रिवर्स वे में जाओगे, वापसी का सोचोगे। तो ऐसे यहाँ पर मान लीजिए आप J के बाद में I1 I2 I3 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। अब आपने यहाँ से भी वापस आ सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। तो इसमें जो होगा, जो एज अर्ली एज पॉसिबल वाला वो होगा, उसको कंसीडर करेंगे। तो TLI बराबर मिनिमम ऑफ TLJ1, ठीक है, TLJ1 मतलब इसमें से ये वाला टाइम माइनस करके लिखेंगे टाइम, इसमें से ये वाला टाइम माइनस करके लिखेंगे, इसमें से ये वाला टाइम माइनस करके लिखेंगे, तो TL आ जाएगा। ठीक है, नहीं मशीन्स नहीं पढ़ाएंगे, कंस्ट्रक्शन मशीन्स नहीं पढ़ाएंगे, बस केवल नाम जान लेना। ठीक है, नाम जान लेना कौन सी मशीन किस लिए यूज होती है। नाउ इट इज सिलेक्ट, it is associated with an event, it is the difference between the latest allowable occurrence time and earliest expected occurrence time of the event। तो select क्या होता है? फ्रीडम होती है। जैसे अभी मैंने बोला कि आप 7 बजे उठकर आप 8 बजे तक तैयार हो सकते हो, तो आपको 8 बजे निकलना था। हम एज अर्ली एज कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 8 बजे निकल जाओगे घर से, क्योंकि आप 7 बजे सोकर उठ रहे हो, 1 घंटे में तैयार हो जाओगे, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप 8 बजे तक निकल जाओगे घर से। लेकिन तुम्हें हम अलाउ कितना कर रहे हैं कि आप 8:30 तक भी निकलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपको घर से निकलने के लिए कितना, 30 मिनट एक्स्ट्रा। तो 30 मिनट जो है वो स्लैक है। ये जो 30 मिनट है वो क्या है बच्चे? स्लैक है। ठीक है, 30 मिनट जो है वो स्लैक है। ठीक है, तो फटाफट क्या करते हैं, इस पर पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, तब आपको जो है वो बेटर समझ में आएगा। अदरवाइज ये थ्योरी तो थ्योरी ही रह जाएगी। ठीक है, हाँ क्वेश्चन करा देना जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। बिल्कुल, देखिए भाई यहां से ये कोई नोड था 1, देन ये सेकेंड इवेंट है, देन आपके पास ये 5th इवेंट है, यहां से यहां तक 3rd है, ये 4th हो गया, ये आपके पास 4 हो गया, और फिर ये हो गया। ये हो गया। अब आपको टाइम लिखे हुए हैं कि यहाँ पर जो टाइम है वो 8 आवर है, 8 यूनिट है। इसको कंप्लीट होने में 12 का टाइम लगता है, इसको कंप्लीट होने में 5 यूनिट का लगता है, इसको कंप्लीट होने में 8 का लगता है, इसको कंप्लीट होने में 4 का लगता है, और इसको कंप्लीट होने में 10 का लगता है। ये टाइम है, टाइम है। ठीक है, सन्नाटा ही रखिए तो अच्छा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्ली एक्सपेक्टेड टाइम टी कैलकुलेट कर लें। अर्ली एक्सपेक्टेड टाइम टी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा। अब देखो सेकंड को कंप्लीट होने में 8 आवर लगेंगे, सेकंड को, क्योंकि देखो यहां पर इसके अलावा और कोई एक्टिविटी तो है नहीं, तो सेकंड को कंप्लीट होने में 8 आवर लगेंगे। ठीक है, थर्ड को कंप्लीट होने में कितने लगेंगे, 5 आवर लगेंगे, और 4 को कंप्लीट होने में 4 आवर ही लगेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां तक पहुंचने का आपके पास केवल और केवल क्या है, एक रास्ता है। अब आप मुझे बताओ 5 को कंप्लीट होने में 12 और 8 20, अगर मैं इस वाले रास्ते से जाता हूं तो कितना टाइम लगेगा, 12 + 8 20।
अगर मैं सीधे सीधे जाता हूं तो 8 और 5 कितना लगता है 13, और अगर मैं इस रास्ते से जाता हूं 145 के थ्रू तो 4 और 10 कितना टाइम लगता है 14। तो मुझे बताओ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कम से कम कितने टाइम में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। इसका जो एक्सपेक्टेड टाइम होगा कंप्लीशन का वो कितना होगा, आप कहेंगे सर 20 होगा। आप क्या कहेंगे, इसका जो एक्सपेक्टेड टाइम होगा वो होगा बेटा 20। क्यों, क्योंकि जब आप इधर से जाएंगे तो ये वाला काम 4 घंटे में हो गया, ये वाला 10 घंटे में हो गया, तो ये वाला काम 14 घंटे में हो गया, वेरी गुड। लेकिन इसका कंप्लीट होने का मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, ये कोई बात नहीं है। इसी तरीके से सीधे सीधे जाएंगे, यहां से जाने में 5 घंटा लगा, यहां से आने में 8 घंटा लगा, ये वाले टास्क सारे कंप्लीट हो गए, 8 और 5 13, ठीक है। लेकिन यहां से इसको कंप्लीट होने में 8 घंटे लगते हैं, इसको कंप्लीट होने में 12। तो जब तक ये वाली एक्टिविटीज पूरी नहीं हो रहेंगी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। भाई शादी वाला फंडा है भैया, दूल्हा कितनी जल्दी जाके बैठ जाए स्टेज पर, जब तक दुल्हन नहीं आएगी तब तक शादी नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा। अर्ली एक्सपेक्टेड टाइम समझ में आ गया। तो आपके पास 3 टाइम थे, 13, 14 और 15, 13, 14, 15, ठीक है। तो इन तीनों में जो मैक्सिमम वाला था वो आपका क्या था, अर्ली एक्सपेक्टेड टाइम था। जल्दी बताइए बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताइए बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई, क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब इसको हटा दो, इसको हटा दो, इनका कोई काम नहीं है। अब एक बात बताओ मुझे, ये प्रोजेक्ट को पूरे होने में अगर 20 घंटे लग रहे हैं तो लग रहे हैं, अगर इस प्रोजेक्ट को 20 घंटे लग रहे हैं तो लग रहे हैं, तो मुझे बताओ सेकंड इवेंट कब तक हो जाना चाहिए। तो 20 घंटे में प्रोजेक्ट पूरा होगा और 2 से 5 तक कंप्लीट होने में 12 घंटे लगने हैं। तो 20 में से 12, देखो अभी जो हमने किया था वो फॉरवर्ड पास था, अभी जो हमने किया वो था फॉरवर्ड पास। तो TE इज इक्वल्स टू 20 के लिए हमने क्या, फॉरवर्ड पास, हम लोग यहां से आगे बढ़े, फॉरवर्ड बढ़े। अब TL लेटेस्ट अलाउएबल टाइम के लिए हम लोग करेंगे बैकवर्ड पास, अब हम लोग करेंगे बैकवर्ड। तो हमें मालूम है कि 20 घंटे में प्रोजेक्ट पूरा होना है। अब इस एक्टिविटी को पूरा होने में 12 घंटे लगते हैं, तो 20 में से 12 गया तो कितना बचा 8, कितना बचा बेटा 8। तो हर हाल में 8 घंटे पर यह एक्टिविटी हो जानी चाहिए। फिर यहां से इसको 8 होने में लगता, तो 8 में से 8 गया 0, उधर से 0 आ गया, कोई बात। अब इधर ध्यान दीजिएगा, इस वाली एक्टिविटी पर ध्यान दीजिएगा। 20 घंटे में प्रोजेक्ट होना है और इस एक्टिविटी को क्या लगना है, 10 घंटे लगना है। कितने लगना है, 10 घंटे लगना है। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि भाई 20 में से 10 गया, 10 तक भी तुझे अलाउ कर दूं तो चलेगा? आप मुझे बताइए, अगर इस एक्टिविटी को यहां से यहां तक होने में 4 घंटे लगते हैं, अगर इसे 10 घंटे भी लग जाए तो प्रॉब्लम थोड़ी ना है। आप सोचो ध्यान से भाई, 1 मैंने कहा 1 से लेके आराम तक तो 4 घंटे में जल्दी जल्दी मत पहुंच, तो 1 से लेके 4 तक 10 घंटे में पहुंच जा, 10 घंटे में पहुंच जाओ, क्योंकि 10 घंटे में यहां पे हो गया, इसके आगे तो 10 घंटे ही तो और लगने हैं, तो हो जाएगा 20 घंटे में, क्या टेंशन है। जब तक ये नहीं आता तब तक तेरे वहां पहुंचने का कोई फायदा तो है नहीं। तो तू ले आराम से, चढ़ा बारात, तुझे किसने बोला है, दुल्हन को आने में टाइम लगेगा, चढ़वाओ बारात, नाचो गाओ ऐश करो। यानी कि इस वाले इवेंट को जो 4 घंटे में हो सकता था कंप्लीट, उसको हमने कहा कि तुम 4 की जगह 10 घंटे में करो यार, जाओ, तुम्हें फ्रीडम है, तुम्हें छूट है, जी लो अपनी जिंदगी। तो इसको कितने का फ्रीडम दे दिया तुमने, 6 घंटे का। तो 6 घंटे इसका क्या हो गया, स्लैक हो गया। 6 घंटे क्या हो गया बेटा, इसका स्लैक हो गया। 6 घंटे का ऊपर नीचे इसमें हम अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि ये इवेंट अगर 6 घंटे डिले भी हो जाएगा तब भी प्रोजेक्ट की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आई होप आपको यहां पर स्लैक भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब इस तरीके से इसको सोचो, 1 से 3 तक, इस थर्ड इवेंट को होने में 5 घंटे लगेंगे। इसका अर्ली एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, 5 आवर। लेकिन प्रोजेक्ट 20 घंटे में कंप्लीट होगा और 3 से 5 तक जाने में 8 घंटे लगेंगे। तो बैकवर्ड जाओ, 20 में से 8 गया 12। अगर मैं ऐसे बोलूं भाई तू आराम से 12 घंटे में निपट यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 12 घंटे में भी थर्ड इवेंट को कवर कर देगा, तब भी तुझे आगे 8 घंटे लगने, आराम से 20 तक पहुंच जाएगा। तो इसका सिलेक्ट कितना हो गया, 12 में से 5 गया 7,
तो 7 आवर का स्लैक है, 7 आवर की इसकी जो है वो टोटल फ्रीडम है, 7 आवर की क्या है बेटा, टोटल फ्रीडम है इसको। लेकिन क्या वो फ्रीडम मैं इसे दे सकता हूं, क्या वो फ्रीडम मैं इसे दे सकता हूं, नहीं, क्योंकि अगर मैंने सेकंड में डिले किया तो उसका सीधा इफेक्ट किसको पड़ेगा, 5 को पड़ेगा, क्योंकि 20 घंटे में हमें प्रोजेक्ट करना है, 20 घंटे में अगर हमें प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, 20 घंटे में प्रोजेक्ट अगर हमें कंप्लीट करना है तो 8 घंटे में ये होना चाहिए और 12 और 20 में आपका ये कवर होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ऐसे इवेंट को जिनमें आप फ्रीडम नहीं दे सकते, ऐसे इवेंट उनको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल इवेंट। तो पहला इवेंट, दूसरा इवेंट, पांचवा, ये सारे के सारे इवेंट क्या है, क्रिटिकल है, ये क्या है, क्रिटिकल। और क्रिटिकल इवेंट का सिलेक्ट क्या होगा, 0 होगा। और सारे क्रिटिकल यानी कि जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ। तो ये वाला पाथ आपका क्या हो जाएगा, क्रिटिकल रहेगा। तो ये वाला पाथ आपका क्या हो जाएगा भैया, क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि अगर इस पाथ में डिले हुआ तो प्रोजेक्ट में डिले होगा। आप इनमें डिले कर सकते हो, आप इन दोनों पाथ में डिले कर सकते हो, उससे प्रोजेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां से प्रोजेक्ट पर फर्क पड़ेगा, लेकिन यहां से प्रोजेक्ट पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ जो रहेगा वो आपका 1 to 5 होगा, 1 to 5। तनुज 1 to 3 क्यों होगा, 1 to 5 होगा, मयंक ने लिखा था। अच्छा, जल्दी बताओ भैया, अभी समझ में आ गया? तो इससे 3 चीजें आपको, 4 चीजें आपको समझ में आई, अर्ली एक्सपेक्टेड टाइम, लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम, स्लैक एंड क्रिटिकल पाथ, ठीक है। तो किसी इवेंट के आप जितना जल्दी होने की उम्मीद करते हो वो अर्ली एक्सपेक्टेड है। जैसे 4th इवेंट 4 घंटे में हो जाएगा, अर्ली एक्सपेक्टेड, ठीक है। तीसरा इवेंट 5 घंटे में हो जाएगा, अर्ली एक्सपेक्टेड। दूसरा इवेंट 8 घंटे में हो जाएगा, अर्ली एक्सपेक्टेड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, सिंगल। इस 5 को समझो, यहां तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं, और जब तक ये तीनों एक्टिविटी नहीं होंगी ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं माना जाएगा। तो आप इस रास्ते के थ्रू भी इसको कैलकुलेट करोगे, इसके थ्रू भी कैलकुलेट करोगे, और इसके थ्रू भी कैलकुलेट करोगे। अब ध्यान देना, इसी में और समझना, फॉर्मूला जो बनाया गया उस फॉर्मूले को समझना। बेटा इसको हमने बोला अगर आई और इसको हमने बोला जे, तो और इसका जो टाइम लगा वो हमने लिखा TIJ। तो जे इवेंट का जो अर्ली एक्सपेक्टेड टाइम होगा वो क्या होगा, TEI इवेंट का। इस वाले इवेंट का 4 घंटे क्या था, 4 घंटे ये था ना, और 4 घंटे में आगे का हमने 10 घंटा जोड़ा था, तभी तो उसका 14 घंटे मिला था। तो हमने लिखा TEJ बराबर TEI और प्लस जितना इसमें टाइम लगेगा IJ। अब ये चीज, ये वाली कैलकुलेशन में यहां से भी करूंगा, यहां से भी करूंगा, यहां से भी करूंगा, और इन सब की जो मैक्सिमम वाली वैल्यू होगी उसको कंसीडर कर लूंगा, उसको कंसीडर कर लूंगा, ठीक है। तो मुझे यहां से मिला 20 आवर, सॉरी 20 आवर, 13 आवर, 20, 13 एंड, मैंने सर गलत लिख दिया, 13, 14, 15 लिख दिया था, सॉरी। 20, 13 एंड 14, 20, 13 एंड 14। तो जो 20 था वो आपका अर्ली एक्सपेक्टेड टाइम होगा, अर्ली एक्सपेक्टेड टाइम होगा। तो आई होप आपको अर्ली एक्सपेक्टेड टाइम समझ में आ गया। ये हो गया आपका फॉरवर्ड पास, ये आपका क्या हो गया, फॉरवर्ड पास। फिर हमने देखा लेटेस्ट अलाउएबल। लेटेस्ट अलाउ, लेट मतलब देर से, आप किसी चीज को कितना देर से होना अलाउ कर सकते हो। तो मुझे मालूम है यहां पर यार 20 आवर से पहले जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है नहीं, तो मैं इसको, ये चौथे वाले को बेचारे को क्यों परेशान करूं। मैं इससे कहूंगा तुझे यहां तक कंप्लीट होने में 10 घंटे लगने हैं, तो 20 में से 10 माइनस कर दो 10, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, 10 तक अलाउ कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 10 तक होना इसका अलाउ कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एक और मुझे डायग्राम आपके लिए बनाना पड़ेगा लेटेस्ट अलाउएबल का कंफ्यूजन दूर करने के लिए, लेटेस्ट अलाउएबल वाला। तो मैं उसके लिए एक सिंपल सा एक इवेंट बनाता हूं अपनी तरफ से, मान लो आपको समझाने के लिए।
मान लो ये हमने एक ऐसी फर्जी सा नेटवर्क बनाया फटाफट। अब पहले टीई लिखते हैं, टीई। तो देखो भैया इसका जो टीई होगा वो यहां पर 2 होगा। अब इस 2 में 3 जोड़ेंगे तो इसका 5 होगा, और इसमें 2 1 और 1 जोड़ेंगे तो इसमें 3 होगा। इसका क्या होगा, 3 होगा। इनको हम लोग स्क्वायर डिब्बों में बंद कर देते हैं। अब जब हम 5 पर जाएंगे तो उधर से जाने में कितना टाइम लगेगा, 5 और 4 9, और इधर से कितना टाइम लगेगा, 3 और 2 5, 3 और 2 5। तो ज्यादा वाला कौन सा है, 9। तो इसका जो टाइम होगा वो 9 होगा। तो अर्ली एक्सपेक्टेड टाइम जो होगा वो 9 होगा। ये सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अर्ली एक्सपेक्टेड टाइम जो होगा वो 9 होगा। बेटा क्लास कब तक जाएगी, जब तक ये सीपीएम पार्ट खत्म नहीं होगा तब तक जाएगा, ठीक है। तो मैं इसलिए सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जिनको ये चीज़ें आती हैं वो अपना टाइम खराब ना करें, सेल्फ स्टडी करें। ये मैं केवल उन बच्चों के लिए करा रहा हूँ जिन्होंने ये पहले पढ़ा नहीं है, जिन्होंने छोड़ रखा था या रिवीजन नहीं किया, या जिनको इसमें डाउट था, केवल उन बच्चों के लिए करवा रहा हूँ। बाकी बच्चे जो हैं वो इस क्लास को लीव कर सकते हैं। लाइव वॉचिंग वगैरह की कोई टेंशन मत लीजिएगा। अगर 10 बच्चे भी होंगे तो उन 10 बच्चों को भी मैं करवाऊँगा, ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल केवल उन लोगों के लिए, टाइम खराब करना किसी बच्चे का इसका उद्देश्य नहीं है। तो बार बार है ना उस तरीके से मत जाइए। कॉन्सेप्ट है, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बताना पड़ेगा। बाकी मेरी कोशिश है जल्दी से जल्दी मैं कर दूँ। 9। अब एक बार बताओ, जब ये इवेंट 9 घंटे में होना है, 9 में, तो चौथे को हम कब तक अलाउ कर सकते हैं, चौथे को, फोर्थ को। तो 9 में से 2 गया 7, तो इसको आप लिख सकते हो ट्रायंगुलर यूनिट में इस तरीके से 7। और इसको कहां तक अलाउ कर सकते हैं, थर्ड को। तो 9 में से 4 गया 5, तो इसको 5 ही अलाउ करोगे। तो यह आपका क्रिटिकल हो गया। अब मुझे बताओ सेकंड को आप कब तक अलाउ कर सकते हो, सेकंड को। तो बेटा 7 में से 1 गया 8 अलाउ करूं, या उधर 5 में से 3 गया 2 अलाउ करूं। ये सेकंड वाला इवेंट कब तक हो जाना चाहिए, क्या मैं इसको 8 घंटे तक अलाउ कर सकता हूं, नहीं सॉरी 6, 7 में से 1 गया 6, 6 आएगा, 6 सॉरी माय मिस्टेक 6। हाँ बताइए। तो ठीक है, यहां तक वही चौथे वाले को अलाउ किया 7 घंटे तक हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 में से 1 गया 6 घंटे तक, क्योंकि अगर ये 6 घंटे में हो भी गया, मान लो इसे कंप्लीट करने में 6 घंटे लगे, उसके बाद में 1 घंटा ये लगा, 7 घंटा, और 7 घंटे में 2 घंटे ये लगे, 9। यानी कि अगर कोई यहाँ पर 7 बजे तक आ जाए, फिर वो 8 बजे तक यहाँ होगा, मैं सॉरी हाँ 6 बजे तक यहाँ आ जाए, 6 में 1 जोड़ा 7 बजे तक यहाँ आ जाए, 2 जोड़ा 9 बजे तक यहाँ पहुँच गया, हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर 6 बजे तक आते हो, यानी कि ये काम अगर 6 घंटे में होता है, तो फिर ये वाला काम कितने में होगा, 6 और 3 9 घंटे में। और अगर ये काम 9 घंटे में होगा तो 9 और 4 13, तो ये कितने में होगा, 13 में। इसलिए याद रखिएगा जब हम लोग वापसी में जाएंगे तो इन दोनों का क्या लेंगे, मिनिमम। क्योंकि अगर मैक्सिमम वाला टाइम लिया तुमने तो ये वाला पाथ तो ठीक है, बट इस वाले में क्या कर जाएगा, डिले। तो ये इवेंट आपको हर हाल में 2 घंटे में पूरा करना पड़ेगा, ताकि ये काम 2 और 3 5 में हो जाए, और फिर 5 और 4 9 में ये पूरा हो जाए। इसलिए जब वापसी जाते हैं तो मिनिमम का ध्यान रखते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब हमें किसी से पैसा लेना होता है ना, तो हम सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मिले, मतलब फॉरवर्ड वे में ज़्यादा से ज़्यादा। और वापसी जाना होता है तो मन करता है कम से कम दिया जाए, मिनिमम टू मिनिमम, ऐसा होता है ना कई बार तो वही है। तो बैकवर्ड में मिनिमम, फॉरवर्ड में मैक्सिमम। तो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा, अब इसका फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो देखिए भैया, ये अगर एक्टिविटी जे है और अगर ये एक्टिविटी आई है, तो TLI इज इक्वल्स टू क्या होगा, TLJ माइनस TIJ। TLJ पढ़ना, DDLJ मत पढ़ना। और इन सब का क्या लिया जाएगा, जो मिनिमम वाला टाइम होगा वो कंसिडर किया जाएगा, मिनिमम वाला होगा वो कंसिडर किया जाएगा। अब देखो स्लैक समझ लो, यहीं से आप स्लैक भी निकाल सकते हैं। अब क्रिटिकल पाथ क्या होगा, ये वाला पाथ आपका क्रिटिकल है, 1 2 3 5 ये पाथ क्रिटिकल है। और क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी है, 1 2 3 और 5 ये क्रिटिकल एक्टिविटी है, फोर्थ वाली क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है भैया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, ठीक है।
तो नेक्स्ट भैया इसमें स्लैक, स्लैक आपको बताई दिया। पॉजिटिव स्लैक मतलब एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है आपके पास। स्लैक पॉजिटिव मतलब आप अहेड ऑफ टाइम चल रहे हो, टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात जो है वो नहीं है। जीरो स्लैक मतलब क्या चल रहा है, इवेंट जो है वो ऑन शेड्यूल है, रिसोर्सेज आर जस्ट एडिक्वेट। निगेटिव स्लैक का मतलब क्या है कि आप लैग कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, लैग कर रहे हो और आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज वहां पर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। क्रिटिकल पाथ आपको ऑलरेडी बता दिया, लॉन्गेस्ट पाथ इन टर्म्स ऑफ टाइम या मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग पाथ जो होता है शुरू से लेकर लास्ट तक वो क्रिटिकल पाथ होता है। तो टाइम वाइज मैक्सिमम टाइम होता है, पाथ होता है, लॉन्गेस्ट पाथ होता है, लेकिन ये पाथ हमें वो मिनिमम टाइम देता है, ये हमें वो मिनिमम टाइम देता है जिसमें क्या किया जा सकता है, इसको कवर किया जा सकता है, ठीक है, मिनिमम टाइम। तो सारे, क्योंकि इससे कम टाइम में प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया जा सकता, इससे ज्यादा में किया था, कल भी इसको हमने डिस्कस किया था, ठीक है। नोट, मोस्ट क्रिटिकल पाथ इन अ नेटवर्क डायग्राम हैविंग मल्टीपल क्रिटिकल पाथ विल बी द क्रिटिकल पाथ विच हैज लार्जर वेरिएंस और लार्जर स्टैंडर्ड डेविएशंस अलोंग द पाथ। कई बार क्या होगा कि एक से ज्यादा क्रिटिकल पाथ भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा क्रिटिकल पाथ भी हो सकते हैं, तब हमें क्या करना होता है, वेरिएंस के अकॉर्डिंग देखा जाता है। किसके अकॉर्डिंग देखा जाता है, वेरिएंस के अकॉर्डिंग देखा जाता है, ठीक है, वेरिएंस के अकॉर्डिंग। एक सेकंड वेट कीजिएगा। हाँ जी, अभी ठीक हुआ क्या, अभी ठीक हो गया? पता मेरा ही वाईफाई का पासवर्ड गलत बता रहा है। नहीं भैया, हमारे वाईफाई का पासवर्ड कौन चेंज कर देगा। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो कभी कभी क्या होगा, आपके पास एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ होंगे, कई बार क्या होगा एक से ज़्यादा आप क्रिटिकल पाथ होंगे। ऐसे में जो क्रिटिकल पाथ होता है फाइनल वाला, वो उसको कंसिडर करते हैं जिसमें वेरिएंस ज़्यादा होता है, जिसमें वेरिएंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, हर पाथ, क्रिटिकल पाथ के लिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हो। सिग्मा बराबर सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा टीपी माइनस टी नॉट का स्क्वायर अपॉन सिग्मा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली भी आपसे पूछा जाएगा, इस पर आपको कल क्वेश्चन भी करवाए थे। टीपी माइनस टी नॉट पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम अपॉन 6 होता है, ये 6, इट इज 6, दिस इज 6 का स्क्वायर, ये होता है। यहां से आप क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा जो आपका स्टैंडर्ड वेरिएशन वाला या जो वेरिएंस वाला पाथ होगा वो आपका क्रिटिकल पाथ होगा। वेयर टीपी एंड टी नॉट बिलोंग टू एक्टिविटीज लाइंग ऑन क्रिटिकल पाथ ओनली, केवल क्रिटिकल पाथ को इसको हमने कंसिडर करना है। नाउ नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी फैक्टर फॉर नॉर्मल डेविएट जेड। तो एक जेड फैक्टर होता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, इसको निकालते हैं टी एस माइनस टी ई अपॉन सिग्मा। टी एस क्या होता है, शेड्यूल टाइम, आपने जितना टाइम शेड्यूल किया होता है वो, और टी होता है एक्सपेक्टेड टाइम। तो टी एस क्या है, शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम। मान लो आपने मान कर चले कि 20 दिन में हो जाएगा प्रोजेक्ट, लेकिन 20 से कम में भी हो सकता है और 20 से ज़्यादा में भी हो सकता है, 20 से कम में भी हो सकता है, 20 से ज़्यादा में भी होता है। तो टी क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम, जो क्या होगा, क्रिटिकल पाथ का टाइम होगा। नाउ फाइंड परसेंटेज प्रोबेबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल डेविएट फ्रॉम टेबल और कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर से दे रखा है, उससे नहीं करना हमने। तो मैं यहां पर वैल्यूज लिख देता हूं, वेट कीजिएगा जरा। कम से कम कुछ वैल्यूज तो आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे z इज इक्वल टू 0। अगर z की वैल्यू 0 होती है, z की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है। z की वैल्यू 0 होने का मतलब होता है 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपका वो शेड्यूल होगा। और कब होगा, व्हेन ts इज इक्वल टू t। लेकिन याद रखिएगा, मतलब हो जाए वो अच्छी बात है। शेड्यूल टाइम एक्सपेक्टेड टाइम, यानी कि एक्सपेक्टेड टाइम में ही
आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 50% होती है, ठीक है, 0। और z इज इक्वल्स टू 1 पर जो प्रोबेबिलिटी होती है, z इज इक्वल्स टू 2 पर और z इज इक्वल्स टू 3 पर, हम बस दो तीन मेन वैल्यूज लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो z इज इक्वल्स टू 1 के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 84.13। 2 पर जो वैल्यू होती है वो होती है 97.72 और 3 पर होती है 99.87। अब मान लीजिए सेम वैल्यूज निगेटिव सेंस में चली जाएं, ये थी पॉजिटिव वैल्यूज। अगर सेम वैल्यू निगेटिव हो जाए, निगेटिव, तो 0, -1, -2, -3 निगेटिव आ जाए, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपने इन वैल्यूज को क्या करना है, 100 में से माइनस करना है। तो इसको 100 में से माइनस करोगे तो -3 के लिए कितना आएगा, 0.13। जेड की वैल्यू अगर -3 आ गई तो केवल 0.13% चांस रहेंगे कि वो शेड्यूल टाइम पर हो जाए। 97.72 है तो उसको 100 में से माइनस कर दो, 100 में से माइनस कर दो तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 2.28। और इसको आप माइनस कर देंगे तो -1 के लिए जो वैल्यू आएगी 100 में से माइनस करने पर वो आएगी आपके पास 15.87 और 0 पर 100 में से 50 गया तो 50, ठीक है, 50 में से 50, ठीक है। अब तो सही है ना, अब तो सही है। अरे यार सुबह से क्लास चल रही है यार, अब कुछ तो बीच में गड़बड़ होगी होगी। हाँ जी, ठीक है, आज कुछ
थोड़ा अर्जेंट वर्क था, वो भी करना ज़रूरी था, ठीक है। चलिए अभी आवाज़ आ रही होगी, आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये वैल्यूज़ आप एक तो कम से कम आप ये 0 के लिए तो याद रखो कि जेड की वैल्यू 0 आती है मतलब 50%, या आप ये वैल्यू याद रख सको तो कर लो यार, इन वैल्यू का आप याद रख लो। 50% 0 के लिए, 1 के लिए 84 की जगह चाहे आप 85 याद रख लो, मोटा मोटा 85 याद रख लो। इस मुझे लग हाँ, मुझे लग रहा है कि जो सारा सिस्टम है ना, जो सारा सिस्टम है मुझे लग रहा है उसकी भी वो भी बेचारा थक गया है। अब पावर कट हो गया, पावर कट हो गया तो वही है, वाईफाई बंद हो गया था, दोबारा फिर मोबाइल से कनेक्ट किया है, मोबाइल से किया है, ठीक है। चलो खैर बढ़ते हैं आगे। तो बड़े बड़े कामों में छोटी मोटी दिक्कतें होती रहती हैं, बड़े बड़े कामों में छोटी मोटी दिक्कतें होती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो ये कंप्लीट हो गया। तो भाई ये आपके पास था पार्ट कंप्लीट हो गया, पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात आती है सीपीएम की, अब बात आती है सीपीएम की, ठीक है। सीपीएम का नाम ही है क्रिटिकल पाथ मेथड, सीपीएम का नाम ही है क्या, क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड। चलो इसको भी फटाफट निपटाते हैं। तो ये एमआर वॉकर एंड जेई कैली, ये दो लोग थे, इन्होंने सीपीएम मेथड बनाया था। इसकी फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल पाथ मेथड। तो सबसे पहली बात तो पर्ट और सीपीएम में डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। तो पर्ट आपका क्या है, एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, जबकि सीपीएम क्या है, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, डिटर्मिनिस्टिक। पर्ट वहाँ लगाते हैं जहाँ कोई काम पहली बार हो रहा होता है या रिसर्च बेस्ड होता है, आउटकम के बारे में हम लोग श्योर नहीं होते। सीपीएम वहाँ लगाते हैं जहाँ एक ही टाइप की मिलती जुलती एक्टिविटीज़ रिपीट होती हैं, काफ़ी अच्छा खासा डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है जिससे हम सही टाइम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर्ट आपका इवेंट ओरिएंटेड होता है, जबकि सीपीएम आपका एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। पर्ट में 3 टाइम एस्टिमेट आपको निकालने होते हैं, टी नॉट, टीपी एंड टीएम, जबकि सीपीएम में एक सिंगल टाइम एस्टिमेट होता है, ठीक है। ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है, जबकि सीपीएम आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कल एक क्वेश्चन कराया था, इससे याद आ रहा है, देख लेना यार उसका आंसर। नॉर्मल तो नहीं करा, सीपीएम नॉर्मल को और पर्ट बीटा को। कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा कॉस्ट, और यहाँ पर इसका कॉस्ट मॉडल अलग है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ स्लैक आता है, यहाँ पर हम लोग फ्लोट की बात करते हैं, हालांकि दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही है। क्रिटिकल पाथ बाय जॉइनिंग क्रिटिकल इवेंट, क्रिटिकल पाथ बाय जॉइनिंग क्रिटिकल एक्टिविटीज़, क्रिटिकल एक्टिविटीज से क्रिटिकल पाथ आपको मिलने वाला है, ठीक है। टाइम एस्टिमेट ऑफ एन इवेंट हैज़ ग्रेटर रेंज ऑफ वेरिएशन, हैज़ ग्रेटर अनसर्टेनिटी एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच इज यूज्ड, while the time estimate of an activity has narrow range of variation, hence this single time deterministic approach is used in CPM. Now start and finish time, तो अर्ली स्टार्ट टाइम EST, कोई एक्टिविटी जितना जल्दी शुरू हो सकती है वो उसका अर्ली स्टार्ट टाइम होगा। अर्ली फिनिश टाइम, तो कोई एक्टिविटी जितना जल्दी स्टार्ट होगी उसमें अगर एक्टिविटी का टाइम अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, अर्ली फिनिश टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो अर्ली स्टार्ट टाइम मतलब कोई एक्टिविटी जितनी जल्दी शुरू हो सकती है वो उसका अर्ली स्टार्ट टाइम होगा, कोई एक्टिविटी जितनी जल्दी फिनिश हो सकती है उसका अर्ली फिनिश टाइम होगा। तो जल्दी शुरू होगी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। तो बहुत से लोग सोचते हैं सुबह जल्दी कैसा उठा जाए, रात को सोना चाहते हैं 2 बजे और सुबह उठना चाहते हैं जल्दी। तो मैंने कोरा पर केवल आज तक एक क्वेश्चन का जवाब दिया है, वो भी एक लाइन का। उसमें किसी ने पूछा था कि सुबह में 4 बजे कैसे उठा जाए, मैंने बोला भैया शाम में 8 बजे सो जाओ, ठीक है। तो जल्दी शुरू होगा तो जल्दी, ठीक है। तो अर्ली स्टार्ट में टाइम जोड़ देंगे एक्टिविटी का, तो अर्ली फिनिश। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, कितना लेट वो स्टार्ट हो सकती है, कितना लेट उसको स्टार्ट अलाउ कर सकते हैं। देर से स्टार्ट होगी तो देर से खत्म होगी, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो लेट स्टार्ट टाइम में टीआई जोड़ देंगे तो लेटेस्ट फिनिश मिल जाएगा, या लेटेस्ट फिनिश में से एक्टिविटी माइनस कर देंगे तो लेटेस्ट स्टार्ट मिल जाएगा, ठीक है, लेटेस्ट स्टार्ट मिल जाएगा। बाकी कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम है, कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम है, याद रखना। ये जो टाइम हमने लिखे थे यहाँ पर, जो टीई था वो अर्ली स्टार्ट टाइम था और जो टीएल था वो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम था, आप समझ रहे हैं। तो वो जो टीई और टीएल वो यही है, ये टाइम, यही नेटवर्क वहाँ भी काम करेगा। नेटवर्क विल बी सेम, टाइम कैलकुलेशन विल बी सेम,
टाइम कैलकुलेशन और नेटवर्क जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे आप पर्ट यूज़ करो चाहे आप CPM यूज़ करो, चाहे पर्ट यूज़ करो चाहे वो CPM यूज़ करो। अब जो मेन इसमें समझना होता है वो हमें होता है फ्लोट। क्रिटिकल पाथ भी सेम वैसे ही निकलता है, क्रिटिकल पाथ भी सब सेम होता है। देखो देखो पर्ट पढ़ लिया तो CPM 90% वैसे ही पढ़ लिया, ठीक है, डायग्राम वैसे ही बनेगा, TE TL वैसे ही कैलकुलेट होंगे, क्रिटिकल पाथ वैसे ही मालूम चलेगा। द ओनली डिफरेंस इज कि लास्ट में आपको ये फ्लोट और अलग से पढ़ने होता है, ठीक है, फ्लोट और अलग से पढ़ने होते हैं। और यहाँ पर वो जो जेड वाली कैलकुलेशन थी वो यहाँ पर नहीं करनी, क्योंकि ये श्योर शॉट है, इसमें हमें मालूम है कि इसमें प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज फ्लोट? तो भैया फ्लोट मतलब एक तरीके से वेरिएबल टाइम, एक तरीके से वेरिएबल टाइम। तो यहाँ पर 4 तरह का फ्लोट होता है। पहला होता है टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट में ये होता है कि कितना मैक्सिमम टाइम अवेलेबल आपके पास है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल कैसे निकालते हैं हम लोग, कि हम लोग ये चाहते हैं कि जो पहले वाली एक्टिविटी है वो जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा, पहले वाली कितनी जल्दी खत्म हो जाए, अर्ली फिनिश कर जाए, और बाद वाली जितना देर से स्टार्ट हो, बाद वाली जितना देर से स्टार्ट हो, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम होगा वो आपका किसी एक्टिविटी के लिए टोटल अवेलेबल टाइम होगा, टोटल अवेलेबल टाइम, ठीक है। मतलब एक एक्टिविटी ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है। दिस इज एक्टिविटी 1, दिस इज एक्टिविटी 2 एंड दिस इज एक्टिविटी 3। अब हम ये चाहते हैं एक्टिविटी 1 जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना, तो अर्ली फिनिश। यहां पर तो क्या हो जाए, पहली एक्टिविटी क्या हो जाए, जल्दी फिनिश हो जाए, अर्ली फिनिश। और जो तीसरी एक्टिविटी है वो जितना ज्यादा देर से हो, जितना ज्यादा देर से हो वो अच्छा, ठीक है। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ जे, अगर ये एक्टिविटी इसको मैं जे बोल देता हूं, या यहां पर चलो मैं इसको सी बोल देता हूं, तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ सी माइनस अर्ली फिनिश टाइम ऑफ बी, ये हमें मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम मिल जाएगा, टोटल टाइम। अब इस एक्टिविटी को होने में, सेकंड नंबर की एक्टिविटी को होने में कुछ टाइम लगेगा, TBC फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अवेलेबल टाइम कितना है, अवेलेबल टाइम इतना है, उसमें से इस इवेंट के होने का टाइम कितना है वो माइनस कर दूंगा, तो बाकी क्या मिल जाएगा, फ्री टाइम, बाकी क्या मिल जाएगा, फ्री टाइम। तो ये जो फ्री टाइम है वही आपका क्या है, टोटल फ्लोट है, वो क्या है, टोटल फ्लोट। लेकिन इस टोटल फ्लोट में ये बंदा ये मान के चल रहा है कि पहले वाला बिल्कुल परफेक्ट है, वो जल्दी फिनिश कर लेगा, अगला वाला महा आलसी है, वो देर से शुरू करेगा, और बाकी सारा काम टाइम मेरा। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है बेटा। तो ये बात आपको टोटल फ्लोट समझ में आ गया। टोटल फ्लोट क्या होता है, तो टोटल फ्लोट हम लोग ये बोलेंगे कि अगली एक्टिविटी जो होगी, जो अगली एक्टिविटी होगी वो लेटेस्ट स्टार्ट हो, तो TLJ यानी कि जेथ एक्टिविटी का लेटेस्ट अलाउएबल टाइम, लेटेस्ट फिनिश स्टार्ट टाइम, माइनस जो आयत एक्टिविटी है उसका अर्ली फिनिश टाइम TEI, ये टोटल अलाउएबल हो जाएगा माइनस TIJ। तो ये आपके पास मिल जाएगा टोटल फ्लोट, ये मिल जाएगा आपके पास टोटल फ्लोट, ठीक है भैया, ये आपका टोटल फ्लोट हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या किसी को टोटल फ्लोट में? ठीक है, टोटल फ्लोट हो गया। तो इसका फॉर्मुलेशन भी हो गया। अब इसके बाद में आपका आता है फ्री फ्लोट। इसके बाद में क्या आता है, फ्री फ्लोट। अच्छा, इसी को आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको आप ऐसा भी कर सकते हो कि TLJ माइनस इसको आप लिख लो TEI और प्लस TIJ,
तो ये क्या हो जाएगा टी एल जे, ठीक है, और माइनस क्या ये हो जाएगा आपके पास टी ई ठीक है। तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि टी एल माइनस टी ई, टी एल माइनस टी। देखिए इसको समझिए क्या है, ये आपके पास एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी कहां से स्टार्ट होती है आई से, और कहां खत्म होती है जे पर, कहां खत्म होती है जे पर, सही है। तो जो टी एल होता है वो होता है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। टी एल जो होता है वो होता है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, कितना लेट आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। टी एल जो होता है वो आपका क्या होता है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होता है। एक मैं वेट कीजिएगा, इसको और अच्छे तरीके से मैं थोड़ा सा सही तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। तो देखो भैया टी एल जे को मैंने क्या लिख दिया लेटेस्ट स्टार्ट टाइम टी एल। अब एक बार बताओ, ये जो इवेंट था इसका अर्ली स्टार्ट टाइम क्या था टी आई। मैंने बोला था अर्ली स्टार्ट होगा तो अर्ली फिनिश होगा, अर्ली स्टार्ट होगा तो अर्ली फिनिश होगा। तो अगर मैं इसमें टी आई में टी आई जे जोड़ दूंगा तो मुझे टी ई क्या मिलेगा अर्ली स्टार्ट टाइम। तो ये जो पॉइंट है टोटल फ्लोट वो जे इवेंट के लिए है, किसके लिए जे, यानी कि इस जे को जितना जल्दी शुरू कर सकते हो, मतलब जितना लेट स्टार्ट कर सकते हो, और माइनस इसे जितना जल्दी शुरू कर सकते हो, उस बीच का जो डिफरेंस होगा वो मुझे क्या देगा टोटल फ्लोट देगा। क्या करेगा टोटल फ्लोट। ठीक है भाई, तो ये आपके पास हो जाएगा टोटल फ्लोट। इसी को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो, इसी को आप और तरीके से भी लिख सकते हो। यहां से इसे उठाओ और आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि टी एल जे माइनस टी आई जे और माइनस टी ई आई, माइनस टी ई आई। ठीक है, अब देखिए कोई इवेंट जितना देर से स्टार्ट हो रहा है, जितना देर से स्टार्ट हो रहा है उसमें से अगर उसकी एक्टिविटी का टाइम माइनस कर दूं तो वो क्या देगा उसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एल एस टी, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। और टी आई क्या है अर्ली स्टार्ट टाइम, अर्ली स्टार्ट टाइम। तो ये भी आपका क्या दे देगा टोटल फ्लोट दे देगा, ये भी क्या दे देगा टोटल फ्लोट दे देगा। ठीक है, तो अब फाइनली ये समझ लीजिए, आप जो आपका जो फाइनल बना वो ये बना कि अगर आपके पास कोई एक्टिविटी है जो आई से जे के बीच में होती है, जो आई से जे के बीच में होती है, और इसका जो टाइम लगता है वो टी आई जे लगता है, इसका जो अर्ली स्टार्ट टाइम है इस एक्टिविटी का वो टी है, और जो इसका जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है वो टी एल है। इसको ऐसे रहने दो, छोड़ो ऐसे ही रहने दो। तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं आपके पास टोटल फ्लोट इज इक्वल्स टू लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्ली स्टार्ट टाइम इज इक्वल्स टू लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्ली फिनिश टाइम। तो किसी एक्टिविटी को आप
जितना देर से शुरू करते हो या जितना जल्दी शुरू कर सकते हो, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या देगा हमें, टोटल फ्लोट दे देगा। या किसी एक्टिविटी को आप जितना देर से ख़त्म कर सकते हो या फिर उसको जितना जल्दी ख़त्म कर सकते हो, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमें क्या दे देगा, टोटल फ्लोट। वो हमें क्या देगा, टोटल फ्लोट देगा। ठीक है, टोटल फ्लोट। ठीक है भाई, थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट मैं इस पर कोई एग्जाम्पल देखता हूँ कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे करवा सकूँ तो ज़्यादा बेटर है। चलो, बुक में तो नहीं, मैं अपनी तरफ से सोचता हूँ। मैं एक ऐसी आपके लिए एक इवेंट बनाता हूँ। अब मेरा दिमाग भी थोड़ा सा सैचुरेशन लेवल की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो 11 बजे से ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप चल रहा है मामला। देखते हैं। अभी यार आप ऐसे ही करो, अभी रहने दो आप, इसका कुछ न्यूमेरिकल डाटा मेरे दिमाग में आ नहीं रहा इस समय। अभी आप ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो, कुछ नहीं करना आपने। बस आपने ये सोचना है कि ये इवेंट जितना देर से स्टार्ट होगा, ये इवेंट जितना देर से स्टार्ट होगा, ये इवेंट जितना जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, इसके बीच का सारा टाइम जो होगा, इसके बीच का सारा टाइम जो होगा वो हमें किसके लिए मिल जाएगा, इस एक्टिविटी के लिए मिल जाएगा। ये अवेलेबल टाइम हो जाएगा। इसको पूरा होने में जो भी मुझे टाइम लगता है वो टाइम अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे फ्री टाइम मिल जाएगा, और ये जो फ्री टाइम होगा वो मेरा टोटल फ्लोट होगा। वो क्या होगा, टोटल फ्लोट। और इसे कैलकुलेट करने का सीधा सा तरीका है कि लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्ली स्टार्ट टाइम। किसी इवेंट को आप जितना जल्दी शुरू कर सकते थे और कितना देर से आप उसे शुरू कर सकते हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो टोटल फ्लोट होगा। या इसी को आप ऐसा लिख सकते हो कि किसी इवेंट को आप जितना जल्दी फिनिश कर सकते थे और माइनस अर्ली फिनिश टाइम, माइनस अर्ली फिनिश टाइम। ठीक है, तो इस इवेंट को कितना देर से खत्म कर सकते थे या कितना जल्दी खत्म कर सकते हैं, उन दोनों। तो या तो लो तो अर्ली स्टार्ट टाइम लो या फिर लो तो अर्ली फिनिश टाइम लो। और तीसरा तरीका जो था वो ये था कि TLJ माइनस TEI, ये टोटल अवेलेबल टाइम, और इसमें से माइनस कर दीजिएगा आप एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम, ठीक है, ये हो जाएगा एक्चुअल टाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है आपका वो है फ्री फ्लोट। नेक्स्ट क्या है आपका, फ्री फ्लोट। एक सेकेंड वेट कीजिएगा, दरवाजा बंद कर दो बस। नेक्स्ट जो है बच्चे वो है आपका फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट में क्या करता है, फ्री फ्लोट में ये मानकर चलता है कि सारी एक्टिविटीज हो रही हैं एज अर्ली एज पॉसिबल हो रही हैं। सारी एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल हो रही हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है भैया, एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, जो अब हमारे पास जो अवेलेबल टाइम होगा, जो अब अवेलेबल टाइम होगा वो क्या होगा, TEJ, क्योंकि उसको अर्ली करना है। क्या करना है, अर्ली, माइनस TEI, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अवेलेबल टाइम। भाई ये जितना जल्दी शुरू होगा, हर एक्टिविटी जितना जल्दी शुरू हो सकती है वो, तो ये भी जल्दी शुरू हो रही है तो इसका भी अर्ली टाइम लेंगे। ठीक है, यहाँ मतलब अगली इवेंट जब ये खत्म होगी तो अगली स्टार्ट होगी और ये पिछली वाली फिनिश हुई होगी।
तो इसका क्या लेंगे, इसका भी अर्ली टाइम लेंगे आप, ठीक है, आई का भी क्या लेंगे, अर्ली टाइम। तो ये भी क्या हो जाएगा, टी ई आई। तो जो अवेलेबल टाइम बचा वो बचा टी ई जे माइनस टी आई। इतना टाइम आपके पास अवेलेबल है और जितना टाइम आपको एक्चुअली चाहिए वो माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्री फ्लोट। वो क्या मिल जाएगा, फ्री फ्लोट। अब इस फ्री फ्लोट को आप ऐसे भी तो समझ सकते हो, इस फ्री फ्लोट को आप ऐसे भी तो समझ सकते हो कि फ्री फ्लोट इज इक्वल्स टू जो टोटल फ्लोट था, उस टोटल फ्लोट में से जो ये वाला इवेंट है इसका स्लैक माइनस कर दो। क्योंकि पहले हमें इधर वाला टाइम भी तो मिल रहा था कि अगर ये इवेंट थोड़ा सा डिले हो जाता, ये जितना देर से पॉसिबल था अगर ये उतनी देर से होता तो वो वाला टाइम भी तो मुझे इस वाली एक्टिविटी को मिल रहा है। बट वो चीज़ इसने ख़त्म कर दी, इसने बोल दिया नहीं नहीं इसे देर से शुरू नहीं होगी, ये जल्दी से जल्दी शुरू होगी। तो हम तो यही कहते कि ये वाला इवेंट जितना जल्दी स्टार्ट हो जाए उतना अच्छा है और ये वाला जितना देर से फिनिश हो उतना अच्छा है। तो देर से फिनिश वाला चक्कर इन्होंने खत्म कर दिया, तो ये वाला टाइम, ये जो सिलेक्ट था वो आप माइनस कर सकते हो। तो टोटल में से आप क्या कर देंगे, अगर हेड इवेंट का सिलेक्ट माइनस कर दोगे तो अभी आपको फ्री फ्लोट मिल जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा, आपके पास फ्री फ्लोट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फ्री फ्लोट मिल जाएगा। फिर एक होता है इंडिपेंडेंट फ्लोट, एक होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट फ्लोट में क्या होगा कि भाई पहले वाला जितनी देर से स्टार्ट हो, ये जितनी देर से स्टार्ट हो मतलब इसके पीछे की एक्टिविटी जितनी देर से, जितनी ज्यादा देर से फिनिश हो वो, तो इसका क्या लेंगे आप, टी एल आई। और अगला वाला क्या हो, जितनी जल्दी स्टार्ट हो। तो इसमें अवेलेबल टाइम क्या मिलेगा, टी ई जे माइनस टी एल आई, माइनस टी एल आई। ये अवेलेबल टाइम हो गया और इसमें से आई जे क्या कर देंगे, आप माइनस कर देंगे। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, इंडिपेंडेंट फ्लोट। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं इंडिपेंडेंट फ्लोट को कि जो फ्री फ्लोट था, फ्री फ्लोट में से उसने हमारी यहां वाली फ्रीडम और खत्म कर दी। उसने क्या कर दी, यहां वाली फ्लोट जो फ्रीडम थी वो उसने हमारी और खत्म कर दी। क्यों, क्योंकि हम पहले ये सोच रहे थे कि भाई ये जितना जल्दी शुरू हो जाएगा तो हमें यहां पर कुछ टाइम मिल जाता। अब वो कह रहा नहीं, ये जो होगा वो जितना देर से स्टार्ट हो और ये वाला जितना जल्दी स्टार्ट हो। तो इसका अपना इंडिपेंडेंट। तो क्या करेंगे, फ्री फ्लोट में से जो स्टार्टिंग वाला इवेंट है उसका सिलेक्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसका इवेंट क्या कर देंगे, उसका सिलेक्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा। और फाइनली जो होता है वो आपका एक फ्लोट होता है, वो होता है इंटरफेरिंग फ्लोट। इंटरफेरिंग फ्लोट कुछ और नहीं है, बस एक नाम दे दिया गया है। इंटरफेरिंग फ्लोट जो है वो कुछ और नहीं है बल्कि ये जो आपका हेड इवेंट का जो फ्लोट होता है वो यही होता है। जो हेड इवेंट का जो फ्लोट होता है वो वही होता है, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम दीजिए, ये खत्म हो गया आपका सीपीएम भी खत्म हो गया। तो पढ़ाना तो बस इतना ही था। अब मुझे ये सोचने दीजिए कि मुझे पता है मैंने आपको ये बता तो दिया बट उतने अच्छे तरीके से आपके दिमाग में नहीं घुसा होगा। तो मैं एक आध एग्जाम्पल सोचता हूँ जिससे मैं आपको सारे फ्लोट जो है वो बहुत अच्छे से बता पाऊँ, ठीक है। क्योंकि अब मैं भी सैचुरेशन लेवल पे आ चुका हूँ सुबह से, ठीक है। तो अब दिमाग जो है वो बिल्कुल ख़त्म एक तरीके से, बट स्टिल लेट मी थिंक, ठीक है। मैं कुछ बताता हूँ, इसको करता हूँ कुछ इसका इंतजाम, ठीक है। मैं सोचता हूँ दिमाग से।
अब देखो यहां ध्यान दीजिए, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, बस लास्ट एग्जांपल है, इस एग्जांपल से आपका क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक पर्सन है, वो ए से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, जैसे अपना एग्जाम दोगे, ए से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, वो ए से पहले बी जाएगा, बी से फिर सी जाएगा और सी से फिर डी जाएगा। उसे ए से बी तक जाने में 2 घंटे लगते हैं, और उसे बी से सी तक जाने में 1 घंटा लगता है, और सी से डी तक जाने में उसको 11 PM लगता है, ठीक है, मतलब 3 घंटा लगता है। उसको यहाँ पर 11 बजे पहुंचना है, उसको यहाँ पर कितने बजे पहुंचना है, 11 बजे। अब मुझे बताओ, अगर उसको 11 बजे पहुंचना है डी पर, तो वो कितना देर से चले, कि ज्यादा से ज्यादा वो कितना देर से चले कि वो डी पर 11 बजे पहुंच जाए। तो अगर वो यहां से 8 बजे भी चलेगा 8 PM पर, तो अगर वो 8 बजे भी चलेगा तो वो डी पर 11 बजे पहुंच जाएगा, ठीक है। इधर ए जो है वो 3 बजे चलता है, एज अर्ली, मतलब वो 3 बजे जल्दी से जल्दी चल सकता है। अगर वो 3 बजे जल्दी से जल्दी बेटा चल सकता है, तो बी पर वो कितने बजे पहुंच जाएगा, 5 PM पर। वो कितने बजे पहुंच जाएगा, 5 बजे। तो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक इसके पास टोटल कितना टाइम है, 3 आवर, जबकि उसे बी से सी तक जाने में लगेगा कुल कितना, 1 घंटा। तो इसके पास जो टोटल फ्लोट है, इसके पास जो बेटा टोटल फ्लोट है वो है 2 आवर का। हम बी इसकी बात करते हैं, बी और सी से, बी और सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके आगे की एक्टिविटी, इसके पीछे की एक्टिविटी। तो समझना, जो ए यहां से जब ये अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, तो ये जल्दी से जल्दी 3 बजे निकल सकता है, 3 बजे से पहले नहीं निकल सकता, 3 बजे निकल सकता है। और जहां इसे पहुंचना है वहां ये 11 बजे तक पहुंच जाए तो काम चल जाएगा। तो अगर इसे डी पर 11 बजे पहुंचना है, तो सी पर ये सी से कितने बजे चले, अगर ये लेट से लेट, अगर लेटेस्ट अगर होगा सबसे देर में, तो 8 बजे भी चलेगा, तो डी पर 11 बजे पहुंच जाएगा। इसी तरीके से इधर ये जल्दी से जल्दी अगर निकलता है 3 बजे, तो बी पर कितने बजे पहुंच जाएगा, 5 बजे तक पहुंच जाएगा। तो यानी कि अगर बी से सी तक जाने में अगर मुझे केवल 1 घंटा लगता है, तो मैं यहां पर कहां पहुंचा, जल्दी से जल्दी, और यहां से कहां चल रहा हूं, देर से देर, तो मुझे यहां पर क्या हुआ, 3 घंटे टाइम लगना है, 1 घंटा। तो ये 2 घंटे में अपना कुछ प्लान कर सकता है। इसको अगर कहीं कुछ किसी से मिलना मिलाना है, कुछ भी है, कुछ काम है, तो वो क्या कर सकता है, ये 3 घंटे टोटल टाइम है, उसमें से अगर ये 1 घंटा माइनस भी कर देगा, तो उसे इसके पास टोटल अभी कितना है, 2 घंटे का फ्री टाइम है, ठीक है। तो टोटल फ्लोट 2 आवर हुआ। जल्दी बताओ टोटल फ्लोट समझ में आया? तो टोटल फ्लोट कैसे हुआ कि जब इससे पहले वाला जो है ये जल्दी से जल्दी फिनिश हो गया, अगला वाला देर से स्टार्ट हो, तो जितनी जल्दी ये फिनिश होगा उतनी जल्दी ही तो बी स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसी तरीके से क्या हुआ, देर से स्टार्ट हो, तो आपके पास ये क्या हो गया, टोटल फ्लोट हो गया। जितना ज्यादा समझाऊंगा उतना कंफ्यूजन होगा। जल्दी बताइए, टोटल फ्लोट समझ में आ गया? टोटल फ्लोट समझ में आ गया? ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके पास क्या हो गया, ये एग्जांपल हो गया टोटल फ्लोट का, ये एग्जांपल हो गया टोटल फ्लोट का। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट में कहता है कि सारे इवेंट अपने अर्लीस्ट टाइम पर हो, सारे इवेंट अपने क्या हो, अर्लीस्ट टाइम पर हो, अर्लीस्ट टाइम पर, ठीक है। तो अगर यानी कि यहां से यहां तक ये कितने पर हो जाए, 5 PM तक यहां पहुंच जाए, तो ये अर्लीस्ट टाइम हो गया इधर का, ठीक है, 5 PM हो गया। इसी तरीके से मान लो कि अगर मुझे यहां पर 11 PM पर पहुंचना है, लेकिन फिर भी मुझे यहां से जो मेरा अर्ली निकलने का टाइम था, मेरे पास 2 बस यहां पर थी, एक बस जो चल रही थी 3 घंटे पहुंचाती ना, तो 11 में से 3 गया 8, एक बस मुझे मिल रही थी 8 बजे और एक बस मुझे मिल रही थी 7 बजे। तो मैं यहां से जल्दी अगर निकलना चाहूंगा तो मुझे कौन सी बस पकड़नी पड़ेगी, 7 बजे वाली। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, 7 बजे। तो यानी कि मैं 8 बजे वाली बस पकड़ सकता था अगर मुझे देर से पहुंचना होता, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचना है तो मुझे 7 बजे वाली बस पकड़नी है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है कि 5 बजे यहां पर मैं जल्दी से जल्दी पहुंच सकता हूं 5 PM, और यहां जल्दी से जल्दी कितना है, 7 बजे। तो इन दोनों के बीच में जो अवेलेबल टाइम है वो कितना है, 2 आवर। तो अवेलेबल टाइम 2 आवर है और एक्टिविटी कितना टाइम ले रही है, 1 आवर। तो आपका जो फ्री फ्लोट है वो यहां पर कितना हो गया, 1 आवर का।
क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास जो टोटल फ्लोट था 3 आवर का, ना टोटल फ्लोट कितने का था अभी हमने निकाला था, 2 आवर का था क्या, चलो मान लो, टोटल जो था मेरे पास वो 2 आवर का था, उसमें से इस हेड इवेंट का सिलेक्ट कितना हो गया, 8 बजे निकला जा सकता था देर से देर, बट जल्दी से जल्दी कितना है 7 PM, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 1 आवर। तो टोटल में से मैंने हेड इवेंट का सिलेक्ट माइनस कर दिया 1 आवर, तो अगेन मुझे कितना मिल गया 1 आवर मिल गया, ये मुझे कितना मिल गया 1 आवर मिल गया। तो ये हो गया फ्री फ्लोट, ये आपका हो गया फ्री फ्लोट, ठीक है, ये हो गया फ्री फ्लोट, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट की, इंडिपेंडेंट फ्लोट ये है कि यहां पर अगला वाला जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो, मतलब 7 PM पर भाई साहब इसने स्टार्ट होना है, और ये 3 PM पर निकल सकता था, बट ये ज्यादा से ज्यादा देर से जा सकता है 4 PM पर, 4 नहीं मान लो 3:30, इसको आधा घंटा देर भी हो सकती है, किसी वजह से। तो ये जो यहां पर पहुंचेगा देर से देर, तो वो ये पहुंचेगा 5:30 पर, तो इसको क्या हो गया, यहां तक पहुंचने में देर हो गया 5:30, तो ये अपना फुल टाइम लेके चला है, इसको 2.5 घंटे अवेलेबल थे, लेकिन ये 2 घंटे में ट्रेवल करता है, लेकिन 2.5 घंटे लिए 5:30 पर पहुंचा, ये लेट हो गया। और अगला वाला क्या है, अपने बिल्कुल जल्दी से जल्दी टाइम 7 बजे पहुंचने को तैयार है, तो अभी आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है, अभी आपके पास टाइम अवेलेबल है 1.5 घंटे का। तो इससे पहले वाली एक्टिविटी देर से कंप्लीट हुई, अगली वाली एक्टिविटी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हुई, तो टाइम अवेलेबल था 1.5 घंटे का, और आपको एक्टिविटी में टाइम लगेगा 1 आवर, तो आपको जो इंडिपेंडेंटली वो टाइम है वो केवल 30 मिनट एक्स्ट्रा है। इस 30 मिनट में ये आपका टाइम है, ना ये आपसे पहले वाले पे डिपेंड कर रहा है, ना ये आपसे अगले वाले पे डिपेंड कर रहा है, तो दिस इज योर इंडिपेंडेंट फ्लोट, ठीक है, दिस इज योर इंडिपेंडेंट फ्लोट। अब इसको मैंने ऐसे भी कहा था कि आपका जो फ्री फ्लोट था वो कितना आया था 1 आवर, उस 1 आवर में से इसका सिलेक्ट माइनस कर दो, इसका सिलेक्ट कितना हुआ, आधे घंटे का ही तो है, इसका सिलेक्ट 30 मिनट ही तो, 30 मिनट माइनस कर दो तो अगेन 30 मिनट आ जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यार ये एग्जाम्पल जो मैंने बताया, आप इन एग्जाम्पल को लिख लेना, थोड़ा सा अपनी माथापच्ची करना, अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया, आपको 101% फ्लोट कभी दोबारा कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज़ और अच्छे से करवा सकता था, लेकिन आप भी समझ रहे होगे कि ठीक है कि नॉन स्टॉप हम लोग ऑलमोस्ट बीच में थोड़ा सा एक ब्रेक था, सुबह 11 बजे से लगे हुए हैं, है ना, तो एक टाइम के बाद दिमाग भी जवाब दे देता है, ठीक है। लाइक थोड़े कम रह गए, 500 प्लस होने चाहिए थे, ठीक है, बट कोई बात नहीं, थैंक यू ऑल। तो बेटा आज के लिए इतना ही। तो आज आप, उम्मीद करता हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन CPM पार्ट इसके क्वेश्चन निपटा दो, थोड़ा सा बिल्डिंग मटेरियल पढ़ लो, तो आपका जो 25 मार्क्स का है वो बहुत अच्छे से जो है वो 25 मार्क्स में 25 क्वेश्चंस का आपका तैयार हो जाएगा। कल जियोलॉजी प्लस सर्वे मॉर्निंग में, और अगर रात में हो सका तो मैं एयरपोर्ट वगैरह करवा दूंगा, और अगर मैं नहीं करवा पाया किसी वजह से तो मैं क्वेश्चंस की PDF वगैरह डाल दूंगा। मैं परसों से टोटली फ्री करना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप 9, 10 और 11 आप जो हैं क्या करें भैया, सेल्फ स्टडी को दें, थोड़ा बहुत छूट भी जाएगा 2-4%, इट डजेंट मैटर, ठीक है। चलो थैंक यू ऑल, ठीक है, चलिए थैंक यू। अंधेरा हो लिया सर चलिए, तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा जिन्होंने नहीं किया, आज तो मैंने बोला भी नहीं बीच में, खैर फिर भी आप लोगों ने 400 प्लस अपने आप कर दिए, बहुत अच्छी बात है। सर CPM के क्वेश्चन की PDF भी भेज दो, चलो मैं देखता हूँ बेटा, लेकिन अब PDF मैं देखता हूँ, इसकी थ्योरी वाली तो मिल जाएगी। अरे कोई भी XYZ किताब होगी आपके पास, वहां से कर डालो क्वेश्चन बेटा, कोई भी XYZ हो आप वहां से कर लीजिए। सर्वे का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा कल, सर्वे के क्वेश्चन प्लस जियोलॉजी, इन दोनों के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, आपको चिंता मत कीजिए। अगर जियोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं मिले, ठीक है, अगर जियोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं मिले तो मैं थ्योरी आपको जियोलॉजी की करवा दूंगा।
सर CGPSC SES का करवा दीजिए। दीप यादव जी, बेटा कौन सा एग्जाम है? अब तो जो होगा बेटा 15 के बाद ही होगा। ठीक है यार, चलो है ना, बस अब इतना ही। थैंक यू। कोई भी कर लो, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री के क्वेश्चंस कर लो, यूथ के कर लो, इनफैक्ट SSC JEE के भी करोगे उससे भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसमें लिमिटेड ही बनते हैं, लॉर्ड फेयर कर, उनको आप रिवाइज कर लोगे, उनको कर लोगे, हो जाएगा, इट्स इनफ। ठीक है, हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू ऑल, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम लोग सर्वे प्लस जियोलॉजी।